हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा है पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को करने वाले हैं कवर। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स की वीडियो और कुछ एंडिंग के चैप्टर्स की वीडियो भी अपलोड कर दी है। जिसने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से टॉपिक इस साल सीबीएसई के सिलेबस में है 23-24 में। तो सबसे पहले बेसिक है इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट, देन चार्जेस इनसाइड मेटेलिक कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है, ड्रिफ्ट स्पीड का या वेलोसिटी का कंसेप्ट है, मोबिलिटी एंड उसका करंट के साथ रिलेशन है, ओम्स लॉ का कंसेप्ट है, वीआई ग्राफ की बात करेंगे, लीनियर नॉन लीनियर, इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर की बात करेंगे, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे उसकी भी बात करेंगे। फिर हम एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। सेल सीरीज पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, देन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सोल्व करने के लिए किरचॉफ रूल सीखेंगे। एट द एंड फिर हम व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन भी सीखेंगे। एट द एंड हम व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन भी सीखेंगे कि क्या होता है ये, इसका किस तरह से प्रैक्टिकल यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो है टर्म है हमारा कि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसका मीनिंग क्या है। सो बेसिकली बच्चों, मैं तुमसे बोलूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये एक ब्रांच का नाम है। ब्रांच है किसका? फिजिक्स का, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इस ब्रांच में हम चार्जेस को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जो चार्ज है वो मोशन में होना चाहिए। तो जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है उसको हम करंट बोलते हैं। तो हम करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और करंट से रिलेटेड बाकी जो टर्म्स हैं उनको भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट टर्म जो बहुत ही बेसिक है, आप सबको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखें। सो लेट अस से ये कोई वायर है, वायर में ऑलरेडी हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी ऑलवेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो बैटरी है ये क्या प्रोवाइड करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इसके अंदर के जो चार्जेस हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक वर्ड चार्ज के लिए, करंट का मतलब मोशन। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले, चार्जेस इन मोशन आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो अगर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन में लिखूं तो लिख सकता हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। है बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं इलेक्ट्रिक करंट की, हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो है फ्लो ऑफ चार्ज जो है वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब ये जो चार्ज कैरियर्स है बच्चों, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और वहीं अगर मैं तुमसे बोल दूँ सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो हम ये चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ साथ होल भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल मोशन के लिए। तो करंट वहाँ उनकी वजह से भी बनता है। वहीं अगर मैं गैसेस की बात करूँ, तो वहाँ पर आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करूँ, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की बात करूँ, तो वहाँ पर आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स चार्जेस का मोशन है। वो चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होल हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है ये जनरली कंडक्टर से रिलेटेड है, तो इसलिए हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे, होल आयंस की बहुत कम बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लिया गया है स्टार्टिंग से ही कन्वेंशनली। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखा रहे हो तो जस्ट उसके अपोजिट जो है वो करंट का डायरेक्शन होगा। अब ये चीज़ें सब लिखेंगे भी। तो अगर हम बात करें नेगेटिव चार्जेस की, तो तुम्हें पता है बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है और माइनस टर्मिनल है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, और करंट हम उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और वहीं पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो प्लस का ही इधर मूव कर रहे हैं। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, बाय कन्वेंशन कभी भी तुम्हें करंट का डायरेक्शन बताना हो तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही करंट का डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं। बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो हमने कहा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो करंट के अपोजिट मूव करते हैं।
अगर फॉर्मूला पे आए हम, अगर लेटर से ये कोई वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक जैसा एरिया है, तो उसके अंदर चार्जेस एंटर कर रहे हैं, दूसरी जगह से निकल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर बार सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर करके लीव कर रहे हैं, हो सकता है कभी कम ज्यादा हो, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितना टाइम लगा, उसी चीज को करंट बोलते हैं। करंट का सिंबल आई लिख सकते हो, कैपिटल, इवन स्मॉल आई भी लिख सकते हो। और सिंपल फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हुआ, एवरेज वैल्यू है ये, डिवाइड बाय टाइम, ये करंट का फॉर्मूला है। और अगर क्वांटाइजेशन अगर आपको याद हो तो क्यू को हम एन इंटू ई भी लिख सकते हैं, तो एन ई बाई टी, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो हो सकता है आप सिंपल क्यू बाई टी यूज कर लो, समटाइम एन बाई टी भी यूज हो सकता है। कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है, टाइम का सेकंड है, तो कूलम पर सेकंड बना करंट का, जिसका नाम रख दिया गया एम्पियर, कैपिटल ए से लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ आपको आगे कुछ पेजेस में मिलेंगी। उससे पहले हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। भाई करंट को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया कि भाई क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, क्या करंट का जो सोर्स है जिसने उसको जनरेट किया, या फिर करंट का जो नेचर है उसका, तो इसके बेसिस पे हम करंट की क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें सोर्स के बेसिस पे, तो हम जनरली क्लासिफिकेशन करेंगे डीसी और एसी। और अगर हम बात करें नेचर के बेसिस पे, तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे हैं, एवरेज की वैल्यू कर रहे हैं, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए सोर्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमने बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जिसको कि हम स्टडी करंट भी बोल देते हैं, स्टडी करंट भी बोल देते हैं। तो आप बोल सकते हो भाई देखो, एक ऐसा करंट जिसका ग्राफ आई की वैल्यू टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहे। आप देखो, बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह के करंट को हम स्टडी करंट बोलते हैं। जनरली स्टडी करंट हमें कहाँ से मिलता है, हमें सेल से मिलता है, हमें बैटरी से मिलता है। तो ये बैटरी सेल जो होते हैं ये हमेशा डीसी करंट के सोर्स होते हैं। उसके अलावा आप जो आपके जो मोबाइल फोन के चार्जर्स होते हैं, जो हाँ भी अडेप्टर्स हैं, वो सब क्या करते हैं, डीसी प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, हमें डीसी चाहिए होता है। और तुम्हें पता है जो है हमने रेक्टिफायर भी पढ़ा है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो भी हमें डीसी आउटपुट दे सकता है। वही दूसरी बात करें, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बच्चे, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसमें करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कंटिन्यूसली चेंज होती है। और जो उसका जो ग्राफ है बच्चे, वो साइन या कोस का कोई ग्राफ होता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली इसका ग्राफ जो है इस तरह से साइनोसोडियल, ये साइन का ग्राफ आपका इस तरह का ग्राफ होता है। यानी करंट की वैल्यूज है, अगर आप देखें करंट की वैल्यू जीरो है, फिर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी जिसको हम पीक वैल्यू बोल देते हैं, फिर करंट जीरो हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आ गई, फिर जीरो हो गया। तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं। तो इस तरह के करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं बच्चों। और भी ग्राफ हो सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के, ये उनमें से बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप बोल सकते हो कि भाई इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती, इसमें उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वो डिपेंड करता है किस इंस्टेंट पे मैं आपसे करंट की वैल्यू पूछ रहा हूँ। अच्छा, सोर्सेज की बात करें तो जो जनरेटर होता है, एसी जनरेटर, वो हमें जनरली एसी करंट देता है। ओसिलेटर नाम का एक डिवाइस होता है, उससे भी हमें एसी करंट मिल सकता है। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला तुमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर चैप्टर पे। दूसरी कैटेगरी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर मींस भाई करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम कहीं पर भी वेरिएबल करंट की बात कर रहे हैं, वेरिएबल करंट किसको बोलते हैं भाई, जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट रेट से चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। उस केस में हम दो तरह का करंट डिफाइन करते हैं, एक होता है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। एवरेज मतलब पूरे थ्रू आउट किसी इंटरवल, जैसे बोला कोई एक्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ सेकंड तक की एवरेज वैल्यू बताओ। और अगर ओनली मैं बोलूँ सिर्फ फिफ्थ सेकंड पे कितना करंट था, तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का पूछें तो इंस्टेंटेनियस, और अगर एक कंप्लीट इंटरवल का पूछें तो आपका एवरेज। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मुझे एवरेज करंट निकालना है तो क्या करूंगा, मैं टोटल चार्ज निकाल लूंगा उस इंटरवल में कितना फ्लो किया, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर चेंज इन चार्ज, चेंज इन टाइम भी ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा बड़े चेंज के लिए यूज होता है। और वहीं अगर हम इंस्टेंटेनियस के लिए लिखेंगे तो ये चेंज बहुत छोटा करना है, तो डेल्टा की जगह डी आ जाता है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, यहाँ से हम चार्ज का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, आई विद रिस्पेक्ट टू डी टी का इंटीग्रेशन करो, मुझे चार्ज मिल जाएगा। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत काम के हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको मैं दोनों समझाता हूँ। फिर से सुनिए, जब भी एवरेज निकालना है, कंप्लीट इंटरवल की बात हो रही है, तो एक लार्ज गैप होता है। वहीं अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें निकालने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन का जब हमें चार्ज निकालना हो, करंट पता हो।
सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से पहले एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखो करंट के बारे में, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप सबको पता है भाई, बिल्कुल टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में करंट भी एक है, जिसका सिंबल कैपिटल ए होता है जनरली डायमेंशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ऐसा यूनिट की बात करते हैं बच्चे, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर इसको कैपिटल ए भी लिख देते हैं, जिसको कि हम कूलम पर सेकंड भी लिखते हैं। डेफिनेशन 1 एम्पियर की बच्चों ये यहाँ ये वाली नहीं लिखनी, क्योंकि हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर भी 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखता। यहाँ सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। इस चीज को 1 एम्पियर अभी हम समझ सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें भाई, खुद में फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका A1 ही होगा, बाकी तो सब 0 0 होंगे। सबसे मेन, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको आपने स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करना है। हालांकि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे पे देखो, एक ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो ना करे, उनको टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं, तो उनमें ही एक आता है। तो हम इसको भी स्केलर कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज ये डायरेक्शन होने के बावजूद वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल में देखो, यहाँ 2 एम्पियर करंट है, यहाँ 3 एम्पियर करंट है, ठीक है, यहाँ पर लेटर से कुछ एंगल है। तो अगर रिजल्टेंट देखें, आपने शायद वेक्टर्स में पढ़ा होगा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो भाई इनमें कुछ एंगल दिख रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ अलग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिंपली एडिशन आया, 2 + 3 5 हो गया। वही अगर यहाँ पर 90 डिग्री पे एंटर करवाया तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट, कुछ इस तरह से बनना चाहिए। ये तो बनना चाहिए 9 + 25 का रूट, तो आपका बन जाना चाहिए √34। तो लेकिन यहाँ पर √64 आता तो 8 एम्पियर आंसर आता, यहाँ 5 और 3 एंटर करके 8 जा रहा है, ऐसे कैसे जा रहा है? 90 डिग्री के एंगल का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब ये वेक्टर्स के रूल्स को भी नहीं करता, इसलिए हम इसको स्केलर ही कंसीडर करेंगे। ध्यान रखना, करंट को स्केलर लिया जाता है, तो जब वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करनी हो तो हम करंट डेंसिटी नाम से एक चीज अलग डिफाइन करेंगे, जो करंट को ही इंडिकेट करता है, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में करता है। डायरेक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही हमें करंट का डायरेक्शन लेना है। हाँ, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में ये मूव करता है। अगर हम बात करें क्यू टी ग्राफ, मींस अगर हम एक ग्राफ में यहाँ पर क्यू को रिप्रेजेंट कर दें और एक ग्राफ में इस साइड में वट आपको हॉरिजॉन्टल पे टी रिप्रेजेंट कर दें, और जो भी ग्राफ बनेगा तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप किसका बच्चे, क्यू इंटू टी ग्राफ का, तो वो आपको क्या वैल्यू देता है, करंट की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा, करंट की। वो भी कौन सा देगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट देगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, हमारे पास कोई ग्राफ है जिसमें यहाँ पर आई है और यहाँ पर टी है, आई टी ग्राफ है, उसमें जो भी लाइन होगी उसके नीचे का जो एरिया होगा, एरिया अंडर आई टी कर्व, वो आपको टोटल चार्ज की वैल्यू देगा, ठीक है। अगर आपको क्यू निकालना है तो क्या निकालो, एरिया निकाल लो। एरिया किसके अंडर, एरिया अंडर आई टी ग्राफ, करंट और टाइम का ग्राफ। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन से आइडिया भी लग जाएगा कि एवरेज और ये चीजें क्या होती है। लेटर से मैंने लिखा कहीं पर Q इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 5 कूलम, ठीक है, इफ ये गिवन है, वेयर t इज टाइम। तुमसे बोला फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, at t is equals to 1 second, from t is equals to 2 to 4 सेकेंड। तो तीन चीजें मैंने पूछ ली क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें कैसे पता कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हम क्या करंट को निकालने के लिए डायरेक्ट Q को T से डिवाइड कर दें। सबसे पहले जब मैंने Q की वैल्यू को देखा तो मुझे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि Q की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये T पे डिपेंड कर रही है। T की वैल्यू डिसाइड करेगी कि Q की वैल्यू क्या आएगी। जैसे अगर T को 0 पुट करेंगे तो हमें Q मिलेगा 5, T को 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। तो ऐसे टाइम के डिपेंडेंट है हमारा Q, इट मीन वेरिएबल करंट का केस है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, इक्वेशन मिलती है, समझ लो वेरिएबल वाला है। अब फर्स्ट पार्ट में टाइम 2 सेकंड पे पूछा, एक फिक्स टाइम इंटरवल की जगह एक इंस्टेंट ऑफ टाइम दे दी। यहाँ पर भी इंस्टेंट ऑफ टाइम दे दिया, 1 सेकंड पे आपसे पूछा है, और यहाँ लेकिन इंटरवल दे दिया 2 से 4 सेकंड का। तो दो केसेस में तो इंस्टेंटेनियस निकालना है, एक में निकालना है एवरेज। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को पहले सोल्व करते हैं। तो शायद आपको पता होगा, अगर आपको किसी भी इंस्टेंट का करंट निकालना है तो मुझे dq/dt करना पड़ेगा, यानी जो भी हमारा q है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हमारा q की वैल्यू मैं यहाँ पर कर देता हूँ पुट। तो देखिए सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी t की, तो ये बन जाएगा 4t
प्लस 3t का बना 3, 5 का बन जाता है 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो आपका इंस्टेंटेनियस करंट का जो वैल्यू आया वो आया 4t+3। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस अभी भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यस करेगा ही ना, क्योंकि अब मुझसे फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा भी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर दो। आई की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 4 इंटू 2+3, 8+3, 11 एम्पियर आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट आपसे पूछा भी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t की जगह 1 पुट कर दो। आई इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस में 3, क्या आएगा 7 एम्पियर आंसर आ गया। लेकिन थर्ड पार्ट थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, वहां पर इसका यूज नहीं होगा। आपसे पूछा 2 से 4 सेकंड का, तो आपने क्या निकालना है, एवरेज करंट निकालना है। तो क्या करोगे आप, चार्ज की वैल्यू 4 सेकंड्स पे निकालोगे, फिर चार्ज की वैल्यू 2 सेकंड पे निकालोगे, उनका डिफरेंस करोगे, और टाइम 4 सेकंड का, टाइम सेकंड सेकंड का। अब यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में एक बार 4 पुट कर दो टी की जगह, यहाँ पर 4 पुट करते ही 4 स्क्वायर 16 टू जा 32, प्लस यहाँ पर 4 पुट किया 12, प्लस में 5, ये सब वैल्यू Q4 की है, माइनस अब इसमें 2 पुट करना है, 4 टू जा 8 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइड बाई टाइम 4 माइनस 2। सो हमारे पास ये आ जाएगा 44 प्लस 9 49 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 2, तो कुल मिला के आया 30/2 विच इज 15 एम्पियर। ये आपका एवरेज करंट आया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है लेकिन ये अलग थोड़ा सा है। 20 एम्पियर ए देते ही पता लग गया करंट है, फ्लोज थ्रू है क्रॉस सेक्शन, एरिया भी आपको दे दिया, पता नहीं यूज है या नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ध्यान रखना। टाइम दे दिया 20 मिली सेकेंड, यानी 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ऐसे लिखोगे। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द एरिया, आपको एन पूछा है भाई, ये कैसे निकालेंगे। अब हमें अगर याद हो फॉर्मूला, तो करंट का फॉर्मूला तो चार्ज बाय टाइम होता है, चार्ज तो कहीं भी नहीं है, तो क्या मैं Q को N इंटू ई लिख सकता हूँ ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो N इंटू ई क्या आया, करंट इंटू टाइम आया। तो N अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, करंट इंटू टाइम बाई ई करूंगा। करंट की वैल्यू कितनी है 20, टाइम कितना है 20 इंटू 10⁻³ और ई का वैल्यू आप सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻19। भाई इसको करना है सोल्व, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 2.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर है ना ये, इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। हाँ ऑलमोस्ट यही आंसर है, नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे जिसकी रेडियस गिवन है और उसकी स्पीड भी दे दी। फाइंड आउट द करंट। भाई करंट कैसे निकालें, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक सर्कुलर पाथ। लेट अस से ये एक सर्कुलर पाथ है जो इलेक्ट्रॉन जिसपे रिवॉल्व कर रहा है, इसका मैं एक्सिस भी बना देता हूँ। ठीक है, चलिए ये बना दिया हमने एक्सिस। क्या क्या गिवन है देखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग आर इज गिवन टू यू। ठीक है, कितना गिवन है 1.6 सेंटीमीटर, सो 1.6 इंटू 10⁻² मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड। वी भी आपको गिवन है बच्चे 3.14 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। करंट बताना है, तो भाई करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। कहीं पर चार्ज की बात ही नहीं हो रही, अरे बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन देते ही समझ जाओ चार्ज की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। प्लस माइनस नहीं लगाना, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। तो क्यू आपको पता है, टाइम नहीं पता, वेलोसिटी किस लिए दे रखी है, आर किस लिए दे रखी है। तो क्या आपको पता है वेलोसिटी को लिख सकते हो तुम 2πr/t। तो यहाँ से t क्या आया आपका 2πr/v। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ q डिवाइड बाई 2πr डिवाइड बाई v। तो करंट का फॉर्मूला बना q इंटू वी डिवाइड बाई 2π इंटू आर। Q की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19। V का वैल्यू आपको पता है 3.14 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2 पाई की वैल्यू है 3.14। रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 1.6 इंटू 10⁻²। तो इससे ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आया 0.5, 1/2 को लिखा। तो पावर्स को सबको ऊपर ले जाओ इसको, भाई ये 10 -2 पर जाके +8 हो गया, +8 इसमें से क्या -10⁻11। ये आपके पास एम्पियर में करंट आया। चलिए चेक करते हैं आंसर। हाँ ठीक ही तो है, हमने 0.5 लिखा, इसने 5 लिख दिया, सेम ही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो इस बार आपको आई का इक्वेशन दे दिया, भाई करंट इज इक्वल टू 2 + 40 एम्पियर। आपसे
बोला वायर में 2 सेकंड के लिए, बोला 2 सेकंड के लिए कितना चार्ज फ्लो हुआ हमें ये बताना है। तो हमने क्यू कैलकुलेट करना है। तो आपको याद होगा भाई, अगर ये टाइम डिपेंडेंट है तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से याद होगा आपको डी क्यू निकालना है तो आई इंटू डी टी करना है, और अगर आपको क्यू निकालना है तो आप इंटीग्रेशन कर दोगे आई इंटू डी टी को, यहाँ पर टाइम की लिमिट पुट कर दोगे जहाँ से भी जहाँ आपको बोला गया। तो अब हम इसको करते हैं सोल्व। सो क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, टाइम कहाँ से कहाँ बोला, तो 2 सेकंड के लिए 0 से 2 सेकंड का पूछा आपसे। यहाँ क्या है 2 इंटू 4t विद रिस्पेक्ट टू डी टी करना है ना हमें। तो 2 का बन गया 2t, 4t का बन जाएगा 4t² बाई 2। लिमिट में है दोनों की, कॉमन लिख देता हूँ 0 से 2, इसको कैंसिल किया या यार 2t प्लस 2t², लिमिट हमारी 0 से 2 है। तो पहले 2 पुट कर दो सबकी जगह, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2² माइनस 0 आ जाएगा, तो सीधा ही लिख दूं यहाँ पर। तो आ जाएगा 4 + 8 12 कूलम, ये आपका आंसर आया। चलिए चेक करते हैं 12 कूलम, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं। ग्राफिकल भी मैंने आपको बताया था क्यूटी का स्लोप और आईटी का एरिया उसी पे बेस्ड है, ठीक है। ग्राफ आपको गिवन है, यहाँ पर आई है एम्पियर में, टाइम है सेकंड में। आपसे बोला अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है 2 से 12 सेकंड, 2 से 12 सेकंड। तो बहुत ईजी है यार, ये एरिया निकाल देना आपको, ठीक है। ये जो एरिया आपको क्या देगा, आपको एरिया चार्ज की वैल्यू देगा। ये अपने आप करना आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए एक छोटा सा फैक्ट आपको बता दूं, देखिए कंडक्टर जो होते हैं आप सबने पढ़ा हुआ है कि अंदर इनसाइड फील्ड 0 होता है, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन बैटरी जब जोड़ देते हैं तब अंदर फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और हमारा जो कंडक्टर है, जितना चार्ज एक साइड से एंटर करता है दूसरा उतनी साइड से लीव कर जाता है, यानी टोटल चार्ज कंडक्टर का सेम ही रहता है। और इनिशियली आपको पता है कंडक्टर एक न्यूट्रल होता है, तो अगर उसमें करंट फ्लो करे तब भी वो न्यूट्रल रहता है, वो चार्ज नहीं हो जाता, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, टोटल चार्ज कंडक्टर का 0 होता है। चलिए अब अगर आपसे मैं बोलूं, हमारे पास एक वायर है बच्चों, लेकिन वो वायर है एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि किसी एक साइड से तो वो थिक है और दूसरी साइड से वो थिन है, ठीक है। जैसे मैंने ये बना दिया, तो ये एक फनल जैसा लग रहा है, लेकिन आप समझो कि वायर है। यहाँ का एरिया लेटर से A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, आप देख सकते हो A2 इज ग्रेटर देन AB। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, यहाँ से इस साइड में कुछ करंट एंटर कर रहा है I, और यहाँ से कुछ करंट लीव कर रहा है लेटर से वो है I2, ये I1 मान लेता हूँ। तो क्या ये करंट चेंज होगा या सेम रहेगा? तो याद रखना कि वायर चाहे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की है चाहे नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो करंट होता है वो सेम होता है थ्रू आउट, ठीक है ना, सेम थ्रू आउट पूरी ट्यूब में। ये बात याद रखनी है। एरिया कम ज्यादा होता रहे लेकिन एरिया का करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ अदर फैक्टर्स हैं, जैसे ड्रिफ्ट स्पीड हम पढ़ेंगे, हम करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, उन सब पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन करंट की वैल्यू पे नहीं। अगर ऐसा हो जाए कि अगर 2 एम्पियर एंटर किया और 5 एम्पियर निकल रहा है, या 5 एंटर किया 3 निकल रहा है, तो भाई कंजर्वेशन का कहाँ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहाँ गया? जितने चार्ज एंटर किए उतने निकलने तो पड़ेंगे उसको। अब करंट के साथ समस्या क्या थी कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट को रिप्लेस कर सकती है, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। पहले सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन समझते हैं। तो इसका सिंबल जे होता है, जे के ऊपर वेक्टर का साइन लगा सकते हो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो कितना करंट पर यूनिट एरिया फ्लो कर रहा है, बस सिंपल बोलो कि करंट की वैल्यू पर यूनिट एरिया। लेकिन ध्यान रखना हम उस करंट की बात कर रहे हैं जो एरिया के अलोंग जा रहा है, एरिया के नॉर्मल वेक्टर के अलोंग जा रहा है, या एरिया के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, है ना। द टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नॉर्मली वर्ड जरूर लिखना, नॉर्मली यहाँ पर आप साथ, परपेंडिकुलर कितना जा रहा है, ठीक है। इससे हमें पता लगता है करंट की वैल्यू का, और डायरेक्शन हमने इसको दे दी, हमने बोला जिधर करंट जा रहा है या एरिया का जो नॉर्मल है हम उसको करंट डेंसिटी का डायरेक्शन लेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों। डायरेक्शन इसकी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन जिधर करंट जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर ही फ्लो करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करते हैं, करंट का डायरेक्शन वही होता है। फॉर्मूले की बात करें, सिंपल फॉर्मूला लिखें तो करंट डिवाइड बाय एरिया, लेकिन इसका एक फॉर्मूला और भी है, नेक्स्ट पेज पे मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। तो अभी एक बार कॉमन फॉर्मूला आई बाई ए होता है। यहाँ से यूनिट की बात करें, करंट का होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर।
डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, एम्पियर का A1 है, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का 2, तो आप इसको लिख सकते हैं m तो है ही नहीं, m 0 है, l की वैल्यू -2 है, t भी नहीं है, e आपका 1 है, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। पर याद रखने वाली बात मैंने तुम्हें ऊपर बता दी, सरफेस एरिया नॉर्मल डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, या सॉरी बोलूँ करंट जो है वो एरिया के नॉर्मली फ्लो होना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो हमने दो एग्जांपल लिए, केस 1 और केस 2, ताकि दोनों को समझा जा सके। लेट अस से बच्चे इसके अंदर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आप देख सकते हैं, और इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, अब देखो एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली लेते हैं सरफेस के, एरिया वेक्टर भी इधर है, करंट भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर ऐसा है तो करंट डेंसिटी का जो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। लेकिन अगर मान लीजिए तुमसे कहा जाए हमारे पास वायर जो है वो ये है, मैं इसको अलग से बना दूं, तो अगर मैं बोलूं कि वायर बच्चे कुछ इस तरह से, तो एरिया वेक्टर तो बन गया ये, और करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब क्या है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, यहाँ तो हमें इस एरिया का कंपोनेंट करना पड़ेगा, वो कोस वाला कंपोनेंट आएगा। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा आई डिवाइड बाई ए कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का, क्योंकि ऊपर वाला इसी का केस है। यानी अगर मैं तुमसे बोल दूं थीटा को अगर मैं 0 पुट कर दूं, वो 0 1, और हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा आई अपॉन ए वाला। और यहाँ से अगर वापस मुझे आई का फॉर्मूला बनाना है, तो वो ना जे इंटू ए कोस थीटा, जब जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया को भी हम वेक्टर ले ही लेते हैं नॉर्मल बना के, कोस उनके बीच का एंगल है, तो क्या मैं जे डॉट ए लिख सकता हूँ, तो करंट को मैं जे डॉट ए भी लिख सकता हूँ। ये आपका 1 मार्क का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि करंट डेंसिटी और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। थीटा यहाँ पर एंगल किसके बीच में है, करंट की डायरेक्शन के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये। चलिए नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं भाई। हम बात करते हैं कि क्या होता है चार्जेस के साथ एक मेटल कंडक्टर के अंदर। हम बात करेंगे कि मेटल का हमारे पास कोई पीस है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, चार्जेस का मोशन किस तरह से होता है, और भी कुछ टर्म्स है जो हमें इसके साथ डिफाइन करनी है। लेकिन उसको समझने से पहले हमें कंडक्टर्स का आइडिया तो होना चाहिए भी कंडक्टर्स होते हैं। हालांकि ये क्लासिफिकेशन हम 2 से 3 बार कर चुके हैं, फिर भी बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। कंडक्टर्स जिनमें क्या होता है आपको पता है, चार्ज इजिली फ्लो करते हैं, ठीक है ना, और जिसमें नहीं फ्लो करते वो आपका इंसुलेटर है। और सेमीकंडक्टर भाई आपको पता है इन दोनों के बीच की कैटेगरी है, कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से थोड़ा ज्यादा। और भी सेमीकंडक्टर की तो भाई अपनी एक अलग ही दुनिया है, जिसका हम क्लासिफाई करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग, पी टाइप एन टाइप। अगर आपको याद होगा हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको वो भी देख सकते हो। तो क्लासिफाई कर लेते हैं अगेन, इनको जनरल सा रिकैप देख लेते हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का। कंडक्टर वो होते हैं जो जनरली रूम टेम्परेचर पे अच्छा कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वहीं सेमीकंडक्टर की बात करें भाई, जीरो केल्विन पे तो भाई कंडक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल बनने लग जाते हैं, तब इनमें कनेक्टिविटी अच्छी खासी आ जाती है। इंसुलेटर बेचारे कंडक्ट करते ही नहीं है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करें, कंडक्टर्स का बहुत कम होता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जो कि इस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। सेमीकंडक्टर का भी रेजिस्टेंस कंडक्ट जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंसुलेटर का ऑलमोस्ट डिपेंड नहीं करता। कंडक्टर्स की बात करें तो कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये कंडक्टर्स हैं, जिनमें जो सिल्वर है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है। उसके अलावा हमारी बॉडी है, अर्थ है, वो भी अच्छे कंडक्टर्स में आती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी है और अर्थ, ये गुड कंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम और कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं, हमने बहुत सारे देखे हुए हैं। इंसुलेटर में वुड, क्लॉथ, पेपर, प्लास्टिक, ये सब जो है आपके इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। फिर अगर हम बात करें भाई कंडक्टर के अंदर की कहानी, हमें क्योंकि समझना है कंडक्टर के अंदर की कहानी को, तभी हम ड्रिफ्ट, स्पीड और मोबिलिटी और ये सारे टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। उसको समझने के लिए हमने देखो कुछ टर्म्स माननी है, ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, अब जब भी कंडक्टर बनाएंगे तो हम जनरली एक वायर बनाएंगे। इस वायर का अपना एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चे, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रेडियस आर है तो इसका एरिया निकालना बहुत ईजी है। रेडियस अगर आर है, क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेट अस से इसकी जो कंडक्टर की लेंथ है बच्चे वो है एल। तो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि ए को मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना है तो सिंपली एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करो। अब होता क्या बच्चों, इन जैसे कंडक्टर्स की बात करें, ठीक है, और जनरली हम मेटल्स की बात करते हैं, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो एक आधा तो होता नहीं, इनमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एरिया में कम, किसी में ज्यादा, वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन कभी नहीं करते, क्योंकि अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे वो तो लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, लेंथ कम तो वो कम। तो क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड टर्म डिफाइन करें
जिससे लेंथ एरिया का डिपेंडेंसी ना हो। तो मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पर स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यस, कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि लेंथ चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर है वो फिक्स रहते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये जो है वो स्मॉल एन का फॉर्मूला होता है, एन जिसको भी बोलते हैं। इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन चार्ज कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं। ये डिपेंड नहीं करती किस पे, साइज शेप पे, रीजन, क्योंकि ये यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइंड है। हाँ, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ऑब्वियस सी बात है। कंडक्टर्स के पास एन ज्यादा होता है और मटेरियल्स के पास, बाकियों के पास अलग होता है, इंसुलेटर के पास बहुत कम होता है। वहीं अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें, ऑन एन एवरेज जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे मैं कॉपर की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, उनके अंदर ये जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻²8 से 10⁻²9 होते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। चलिए अब समझते हैं भाई, कंडक्टर्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तब उसकी क्या कहानी है, तब उसके साथ क्या होता है। तो चलिए मैं एक कंडक्टर को बना लेता हूँ, थोड़ा सा आप समझ पाए इस चीज को। अभी कंडक्टर की हमने कहानी बताई भी। कंडक्टर का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको हम ए लिखेंगे, इसकी लेंथ को जो है जनरली मैं एल लिख दूंगा। कंडक्टर बोल दिया तो समझ लेना बेटा, हम जनरली किसी मेटल की ही बात कर रहे हैं, वो कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है। अब आपको पता है कि इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है नहीं सर, बाकी चीजें भी हैं, आयंस भी हैं, इम्प्योरिटीज भी हैं, अदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। और सराउंडिंग का भी अपना एक टेम्परेचर है। तो मुझे बात बताओ कि जैसे ही इस कंडक्टर को हमने रूम में रखा, तो धीरे धीरे इस कंडक्टर का टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर जितना हो गया। इसका मतलब इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका टेम्परेचर भी कितना हो गया? रूम टेम्परेचर जितना। और शायद आपको पता होगा कि टेम्परेचर की वजह से भी एक एनर्जी होती है, इसको हम जनरली थर्मल एनर्जी बोलते हैं। यानी इन सब इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी बच्चों क्या? थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी है तो बेचारे चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, चुपचाप बैठेंगे तो वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए इनमें से मैंने किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लिया, लेटर से ये, ठीक है, सिर्फ विजुलाइज करने के लिए। अब मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी पाथ से आगे जा रहा है। अब क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पास एनर्जी है। एनर्जी क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इसके पास थर्मल एनर्जी है। ये बेचारा गया इधर लेटर से किसी u1 थर्मल स्पीड से, इसकी स्पीड की वैल्यू लेटर से ये मान लेते हैं। जैसे ही आगे गया तो किसी के साथ इसका कोलिजन हो गया। अब कोलिजन होने की वजह से अब पाथ तो वो रहेगा नहीं, और मे बी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाए, और लेटर से वो इधर चल पड़ा और इधर जाता गया और कुछ देर तक सीधा चलता गया, फिर उसका दोबारा से कोलिजन हो गया। तो यहां से यहां तक जो स्पीड है लेटर से u2 है। तो इस तरह से वो काफी बार कोलाइड करता है, ये स्पीड u3 है, चलता चलता लेकिन घूम फिर के वो वापस ऑलमोस्ट वहीं आ जाता है। रीजन वहीं आने का, भाई अगर सोचो इलेक्ट्रॉन घूम के आगे चला गया तो हमें तो बैटरी की जरूरत नहीं है, बगैर बैटरी के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कंजर्वेशन भी तो नाम की चीज है। तो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के ऑलमोस्ट वहीं आ जाता है। उसकी जो सभी एवरेज वेलोसिटीज हैं, थर्मल वेलोसिटी u1 u2, अगर मैं उन सबका एवरेज तुमसे पूछूं तो आप बोलोगे सर एवरेज तो ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है, क्योंकि वो घूम फिर के वहीं आ गया। तो इस चीज को बोलते हैं बेटा एवरेज थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एवरेज थर्मल वेलोसिटी। नेक्स्ट पेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। थर्मल वेलोसिटी, इसको मैं यू सिंबल लिख रहा हूँ इसलिए इसको चेंज कर रहा हूँ un। सो वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर किसकी वजह से? सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से। जनरली 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेम्परेचर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kb यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ से आप v का वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें यही लिखा गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो इसमें शायद ये सोल्व किया गया है। तो जो है 3 केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होती है। रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 केल्विन होता है, आप सबको पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें पता है कितना होता है भाई, वो भी पुट कर देंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जैसी सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू लगभग मिलती है 10⁻5 मीटर पर सेकंड, जो कि होती है 100 किलोमीटर पर सेकंड। यस, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है टेम्परेचर की वजह से जो मूव कर रहे हैं, और कितनी फास्ट मूव कर रहे हैं? 100 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड है कि भाई एक सेकंड में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। वाह! लेकिन एक बात है, घूम फिर के वापस वो वहीं आ रहे हैं, करंट तो टोटल फ्लो कर नहीं रहा। इसलिए इन सब का एवरेज जो है u1 u2 u3 u4 अप टू n लिख दो बच्चों ऐसे। इन सब का जो एवरेज है वो क्या है? वो जीरो है वैल्यू। अब
थोड़ा सा इनसाइड कंडक्टर ही बात करते हैं। लेटर से ये कोई एक इलेक्ट्रॉन था फ्री हमारा, ये मूव किया, यहाँ किसी से कोलिजन हुआ, इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया लेटर से λ1, और टाइम जो है उसको τ1 लिख दिया। थोड़ा टाइम है तो t1 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है, t1 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड तुम्हें पता है u1 थी। अब कोलिजन हुआ, फिर वो मूव किया, लेटर से टाइम लग गया t2, डिस्टेंस ट्रेवल किया λ2, फिर उसका कोलिजन हो गया। तो क्या है, बार बार कोलाइड कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो λ1 था, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है λ2 था, ये फ्री पाथ थी। और अगर इन सब का तुम एवरेज निकाल दो, उसको बोलते हैं एवरेज फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ बोल देते हैं लैम्डा। ऐसा बोल सकते हो दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसकी एवरेज वैल्यू, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ऐसे भी बोल सकते हो मीन फ्री पाथ को। तो मैं सिंपली लिखूं तो λ1 λ2 ये जितने भी डिस्टेंस है इन सब का क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, मीन निकाल दो, हमारे पास जो आएगा वो मीन फ्री पाथ आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका कोई फॉर्मूले में ज़्यादा यूज नहीं है, बस ये छोटी सी टर्म थी, ठीक है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और मीन फ्री पाथ जो है ऑलमोस्ट कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। आप ऐसे बोलो एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद लगभग 10 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस वो सीधा चलता है, फिर उसका कोलिजन हो जाता है। हर इतने डिस्टेंस के बाद उसका कोलिजन हो रहा है, ये इंडिकेट करता है। अच्छा, अब मैंने ये भी बताया था कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ कुछ टाइम लगा, t1 या τ1 जो भी लिख लेते, t2 टाइम लगा, t3 टाइम लगा, इन सब के एवरेज टाइम को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जो t1 t2 t3 अप टू जितने भी हैं tn डिवाइड बाय n, इसका जो एवरेज टाइम है इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वेक्टर नहीं है, ऊपर मैंने गलती से लगा दिया था। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग क्या है, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मीन ये रिलैक्सेशन टाइम मैं बता चुका हूँ, इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू 10⁻⁻14 सेकंड होती है, और बहुत ही कम है। यानी इलेक्ट्रॉन हर इतने सेकंड के बाद कोलाइड कर जाता है, बेचारे को इतना टाइम ही मिलता है फ्री रहने के लिए, फिर उसका कहीं ना कहीं किसी के साथ टाँका भिड़ जाता है, कोलिजन हो जाता है। तो अब देखिए कंडक्टर्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो क्या होता है, क्योंकि बैटरी चेंज मतलब कनेक्ट करते ही पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। चलिए उसको समझते हैं, बैटरी की क्या कहानी है। तो हमने जल्दी जल्दी से एक कंडक्टर बना लिया, फिर से बिल्कुल वैसा ही पुराने वाला। टर्म्स तुम सबको बच्चों को पता ही है, जो मैंने अभी भी बताया, जैसे ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रेडियस r लिखना चाहो, इसका कुछ लेंथ जो है बच्चे वो l है। एक इलेक्ट्रॉन ही है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुम्हें पता है कितने हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या करना है, मुझे इसको कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, इसके साथ बैटरी के साथ। तो लेटर से हमने इसका ये जो टर्मिनल है यहाँ से कनेक्शन लिया, इस टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट किया, और हमारे पास कुछ इस तरह से मान लो यहाँ पर एक बैटरी है। बैटरी का काम तुम सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। तो एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल, एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल, ठीक है, इस तरह से ये बैटरी का सिंबल लगा दिया। ये मान लो V वोल्ट देती है, मैंने यहाँ लिख भी दिया। ये जो V वोल्ट अप्लाई किया, ये L लेंथ के कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस लगाया। ये प्लस का साइड है तो बेटा ये प्लस का साइड हो चुका है, और ये माइनस का साइड हो चुका है। और अगर मैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है, आपको पता है, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम बात करें इनसाइड, तो हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज याद रखना हमेशा फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। अब मैं आपसे पहले तो बोलता हूँ कि इस फील्ड ने किया क्या, मुझे बताओ। अब ये वही इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इसके अंदर का, क्या इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर है? इस बार फील्ड अंदर क्यों है? कंडक्टर के अंदर तो फील्ड जीरो होता है। अरे भाई तब जीरो होता है जब वो अकेला होता है, लेकिन इसको तो बैटरी से जोड़ रखा है, तो बैटरी ने इसके अंदर एक फील्ड सेटअप कर दिया। अब उस फील्ड की वजह से बेचारे इलेक्ट्रॉन पे लगेगा फोर्स, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, मैं अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, बाद में मैग्नीट्यूड वाइज लिख देता हूँ, ठीक है। फोर्स जो लगेगा वो लगेगा चार्ज इलेक्ट्रॉन का इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, F को मैं लिखता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो आई वो आई माइनस का E कैपिटल E बाय m। यानी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव एक्सेलेरेशन मिल गई। नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, और कुछ इसका सेंस नहीं है। और मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो सिंपल E कैपिटल E बाय m लिख सकते हो, ये है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन टुवर्ड लेफ्ट साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, बेचारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर उनके पास एनर्जी जो है उसकी वजह से थर्मल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मूव किया, लेटर से यहाँ तक मूव किया, और ये स्पीड इस बार v1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये अलग हो गई। इस बार देखिए एक एक्सेलरेशन है, अब फिर से उसका कोलिजन हुआ, फिर वो थोड़ा सीधा चला, फिर कोलिजन हुआ, और ये काम चलता रहा, और लेटर से इस बार वो ऑन एन एवरेज कुछ डिस्टेंस आगे चला गया।
यस, ऐसा रीजन क्यों, वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ चला गया, रीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसको कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड में पुल कर रहा है, या फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक पुशिंग फोर्स लग रहा है टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल। तो बेचारा इलेक्ट्रॉन सीधा चल के तो जाएगा नहीं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन बेचारा खिसक खिसक के चल रहा है। तो बोल सकते हो भाई देखो, वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन खिसक के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है, उसको हम नाम देंगे हम नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देंगे। ये सब टॉपिक हमने पढ़ने हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिख ही देते हैं। तो वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसका सिंबल है v इंटू डी, यहाँ छोटा सा डी लगा दो। तो देखो यहाँ से यहाँ v1 से गया, यहाँ से यहाँ लेटर से v2 से गया, यहाँ से यहाँ v3 से गया, तो इन सब का जो एवरेज वैल्यू है v1 v2 v3 अप टू बच्चे ये जितना भी vn है, इन सब के एवरेज वैल्यू को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, स्पीड है, यूनिट तो वही होगा मीटर पर सेकंड वाला ही, कुछ अलग यूनिट नहीं होगा। हमें चाहिए इसका एक्सप्रेशन, मतलब बनाना है फॉर्मूला। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए किसी जनरल फॉर्मूले लिखता हूँ। वी नो, हमें एक फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि v जो होता है फाइनल वेलोसिटी, वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम होती है। ये एक रैंडम फॉर्मूला है, मुझे n टर्म्स के लिए लिखना है यार, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो जस्ट क्या कीजिए, दोनों तरफ एवरेज ले लीजिए, टेकिंग एवरेज बोथ साइड। सिंपल डेरिवेशन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एवरेज साइन v का इज इक्वल्स टू यू का, ये एवरेज साइन होता है बेटा। अगर किसी भी चीज के लेफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन इकट्ठे लगा दें लेफ्ट राइट, वो एवरेज वैल्यू को इंडिकेट करता है। ऐसी एवरेज वैल्यू ऑफ टी को, देखो इस चीज की एवरेज वैल्यू यानी ये एवरेज वैल्यू ही तो है v का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी डी। यू क्या था, इनिशियली मतलब जब बगैर बैटरी के था, थर्मल वेलोसिटी, और हमें सबको पता है उस एवरेज वैल्यू को जीरो लिखते थे हम। प्लस एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ गया टाइम का एवरेज वैल्यू, और टाइम का एवरेज वैल्यू हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे। वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। अब ए की वैल्यू हमने लास्ट पेज पे निकाली थी अभी, अगर आपको याद होगा तो ए का वैल्यू आपको पता है क्या है, ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। सो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। पर अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो v वेक्टर यानी जो d है वो आया माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। यहाँ पर नेगेटिव साइन का सिर्फ एक ही मीनिंग है, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स अपोजिट टू ई। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट ड्रिफ्ट करेंगे, इस माइनस का ये मीनिंग है। और इन प्रैक्टिकल इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की ऑर्डर की, इतनी कम। यस, फिर भी देखा होगा जैसे बटन दबाते हैं इंस्टेंटली जो है इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। रीजन भाई, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन कभी भी पूरा सर्किट में मूव नहीं करते, वो अपनी एनर्जी जस्ट पास करते हैं, पास ऑन करते रहते हैं, और उसकी जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड की होती है। तो जैसे ही हम दबाते हैं, कोई स्विच ऑन करते हैं, तो इंस्टेंटली एनर्जी शेयरिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत क्रिस्टल में मूव करता है, एनर्जी शेयर करता चलते रहते हैं, और उस एनर्जी शेयर की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, अब उतनी तो नहीं होती लेकिन उससे थोड़ी कम होती है, लेकिन उसके कंपेरेबल होती है, बोल सकते हो। बहुत फास्ट हो जाता है सिस्टम। अच्छा, इसी के साथ एक छोटी सी टर्म में यहाँ और एडिशनल ऐड करूंगा, मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी जिसको हम म्यू से लिख देते हैं बच्चों। तो मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। वीडी को अगर मैं ई से डिवाइड कर दूं, मुझे मिल जाएगा मोबिलिटी, म्यू इसका सिंबल होता है। और अगर यहाँ पर फॉर्मूले में ई पुट कर दो तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ई टाउ बाई एम। ये सिंपल स्केलर फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया इसका फॉर्मूला मोबिलिटी का। हाँ, मोबिलिटी आप देखो मास पे डिपेंड कर रही है, जितना मास कम होगा उतना मोबिलिटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का जैसे मोबिलिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों में मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास कम होगा, मास कम इलेक्ट्रॉन का होता है सबसे, इसलिए उसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट मीन्स आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। अब इनके बीच में एक छोटा सा फॉर्मूला है, हमें ड्राइव करना है। देखिए, इसके लिए में कुछ डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो मैं जल्दी से डायग्राम आपको बताता रहता हूँ क्या है।
तो हमारे पास एक कंडक्टर, देखो कंडक्टर हम हर डायग्राम में बना रहे हैं, आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। तो हमने एक कंडक्टर बना लिया इस तरह से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको मैंने मल्टीपल टाइम बताया, ए से लिखते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल लिख दिया, और लेटर से हम इसको बैटरी से भी जोड़ ही देते हैं, ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट तो पड़ेगा ही उसका। तो ये वाला एंड हमने कनेक्ट कर दिया और ये वाला एंड हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा आप बताओ बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं सिंपल वी लिख देता हूँ, ये वी पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ठीक है। मान लो ये प्लस का साइड है, ये माइनस का साइड है, तो ये वाला सारा साइड प्लस हो गया और ये वाला सारा साइड माइनस का हो गया। अगर ऐसा है प्लस माइनस हो गया सारा, तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, ओके। लेकिन इलेक्ट्रॉन वो अपोजिट ड्रिफ्ट करता है, लेटर से इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट कर रहा है, कितनी स्पीड से, वी स्पीड से, ओके। हमने सब टर्म लिख लिए। अब हम इनकी रिलेशन की बात करते हैं। तो हमें पता है भाई वी नो करंट का जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए मुझे चार्ज को टाइम से डिवाइड करना है। चार्ज कौन सा भाई, ये है टोटल चार्ज वायर का, और ये है टाइम टेकन जो उसको लगा। और टोटल चार्ज कैसे निकालें, तो भाई आपको पता है कि हम यहाँ डिफाइन करेंगे भाई, पहले एक का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का एक का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पता लग जाए तो मैं निकाल सकता हूँ। तो पहले हम निकालते हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्यू, तो वो होता है एन इंटू ई, एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम इंटू ई, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू ई, ये आ गया क्यू। अब टाइम निकालते हैं। तो हमें ये भी पता है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वी डी, उसको मैं डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है एल बाई टी लिख सकता हूँ। यहाँ से टी आया एल बाई वी डी। अब ये क्यू और टी दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई इज इक्वल्स टू एन ए एल ई डिवाइड बाई एल ई वी डी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो आ चुका है। ये है रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। अच्छा यहाँ से अगर मैं इसके मल्टीपल फॉर्म, अदर फॉर्म्स लिखूँ अगर, तो अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा आई इज इक्वल्स टू ए एन ई और वी डी, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। यहाँ पर आई है करंट, ए है एरिया, एन है नंबर डेंसिटी इसकी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ से अगर मैं करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखूँ, इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, मैं यहाँ करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन एक सिंपल फॉर्म और भी लिख लेता हूँ, है ना, पोटेंशियल की टर्म में। तो देखो आई इज इक्वल्स टू ए एन ई, वी डी को लिख सकते हो ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, यस लिख सकते हैं सर। सो आई इज इक्वल्स टू ए एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ बाय एम, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है। अच्छा अगर चाहो तो तुम ई की जगह, मैं यहाँ लिखता हूँ ई को हम वी बाय एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आई का फॉर्मूला बन गया ए एन ई स्क्वायर वी टाउ बाई एम एल। तो बच्चों ये भी हम लिख सकते हैं, जितना जाना बनाना चाहे बना सकते हैं। अच्छा इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी है तो ए को उठा के इधर ले आओ, तो आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, और आई अपॉन ए क्या होता है बच्चों, तो जे होता है, तो करंट डेंसिटी हो गया एन ई वी डी। तो करंट डेंसिटी की टर्म में ये फॉर्मूला बन गया, और इन फॉर्मूलोज को भी करंट डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हो आप बच्चों। ये जो दो फॉर्मूले हैं आपके सामने, जैसे इसको करंट डेंसिटी की टर्म में लिखें तो ए को उठा के इधर ले आओ, तो जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ बाई एम, और इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ वी अपॉन एम इंटू एल। तो ये दो फॉर्मूले और बन जाते हैं इन सब के, ठीक है। तो कितने मर्जी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हाँ मोबिलिटी की टर्म में लिखना है तो मैं अगर इस ऊपर वाले फॉर्मूले को लिखता हूँ इन टर्म ऑफ मोबिलिटी, इन टर्म ऑफ मोबिलिटी आई इज इक्वल्स टू ए एन ई, वी डी की जगह लिख दिया म्यू इंटू कैपिटल ई, ये मोबिलिटी की टर्म में आई का हो गया। करंट डेंसिटी की टर्म में लिखना है तो जे इज इक्वल्स टू एन ई म्यू इंटू ई, ये करंट डेंसिटी की टर्म में हो गया। तो जितने मर्जी चाहे हम वेरिएंट्स इसके ला सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैसे ओम्स लॉ रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर उसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लिख लेते हैं, बाद में भी ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई एज आ रूल नहीं है। हमें पता है आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी है, तो वी डी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ ए एन ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। तो आई को भी इधर ले आता हूँ, ए को सॉरी, आई बाई ए इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर
टाउ बाय एम इंटू ई आ गया बच्चों, ये टर्म आ गई हमारे पास। इसको लिखते हैं जे, और ये पूरी टर्म है ना जो ये एक्चुअल में ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। इसको सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा या कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हियर एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। हाँ, ये भी लिख सकते हो, सिग्मा को रेजिस्टिविटी का उल्टा भी बोल सकते हो। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ वेक्टर का साइन लगा दो, और अदरवाइज तुम लिख सकते हो जे इज इक्वल्स टू ई वेक्टर, और इसकी जगह 1/ρ लगा दो, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो ये दोनों ही क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलिए, काफी देर होगी, क्वेश्चन ही आया था हमारे सामने, एक क्वेश्चन आया है, इसको करते हैं सोल्व। तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, सबसे पहले अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो इसकी आपको दोनों साइड का जो एरिया वो सेम नहीं मिल रहा, एक साइड का एरिया कम है, एक साइड का एरिया ज्यादा है। तो A1 जो है वो आप देखिए, A1 इज ग्रेटर देन A2, आपको दिख ही रहा है डायग्राम में। कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, हमसे कुछ चीजें पूछी गई है, देखिए 1 बाय 1 क्या, इलेक्ट्रिक करंट का पूछे। वही इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो वो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, नहीं करता। तो मतलब I1 जितना एंटर करेगा I2 उतना निकल जाएगा, सेम रहेगा थ्रू आउट, सेम रहेगा। हाँ, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए तो कोई फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला किसकी टर्म में लिखिए, करंट की टर्म में, आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया। अब करंट जो है ये रहा हमारा सेम, एरिया चेंज हो रहा है तो इसको नहीं चेंज करेंगे, एन और ई सेम है, तो इसका मतलब ए और वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, या ऐसे लिख सकते हो वी डी इज इक्वल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो गई। इसका मतलब अगर A1 बड़ा है A2 से तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 पे कम होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी A2 पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी A2 एरिया में ज्यादा है। थर्ड पार्ट में चलें, करंट डेंसिटी पूछा, तो भाई J का फॉर्मूला आपको याद होगा, J था N इंटू ई इंटू वी डी, एन ई कॉन्स्टेंट है तो वी डी डिसाइड करेगा, तो सिंपल लिख दो ये वी डी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वी डी आपने देखा दूसरे वाले पार्ट की ज्यादा थी, तो करंट डेंसिटी भी जो है दूसरे वाले पार्ट की ज्यादा होगी। और सिंपल एक तरीका यार, जे को तुम करंट बाय एरिया भी लिख सकते हो ना, आई सेम है तो जे एरिया के इनवर्सली है, जितना एरिया कम है जहां पर उतना जे वहां ज्यादा है, तो E2 पे कम है तो E2 पे ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइक्रोस्कोपिक का फॉर्म यूज करो, सिग्मा ई वाला। जे अभी अभी हमने बात की, सिग्मा जो होता है ये कांस्टेंट होता है मटेरियल के लिए, तो ई की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है, जे डिसाइड कर रहा है, जे हमने थर्ड पार्ट में निकाला है। जे क्या बोलता है, जिसका एरिया कम उसका जे ज्यादा, तो वहां पर फील्ड भी ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा वहां जे कम, वहां पर फील्ड भी कम। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करता हूँ तो जहाँ एरिया ज्यादा वहां फील्ड कम होना चाहिए, तो E1 पे जो है एरिया ज्यादा है तो वहां फील्ड कम होगा। तो ये इस तरह से 4 क्वेश्चंस का आंसर है, हालांकि इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। चलिए उसके बाद एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और है, बहुत ही सिंपल सा है। आपसे बोला गया भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है स्पीड की वो लगभग कुछ मिलीमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जो करंट्स होते हैं वो फ्यू एम्पियर की रेंज के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। कैसे इतना इंस्टेंटली करंट सर्किट को क्लोज करते ही चला जाता है, कि करंट के लिए एक तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बटन दबाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन वहां से चलेंगे और पूरे सर्किट तक चक्कर लगा के आएंगे, ऐसे इसका वेट नहीं होता, क्योंकि जैसे ही दबाते हैं उसी इंस्टेंट पे सभी इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर का मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और मूव करते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं, अपनी एनर्जी भी पास करते हैं, और एनर्जी पास करने की स्पीड आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। वही दूसरे क्वेश्चन में जाए, बोला इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट जो होता है क्यों होता है, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट राइज ड्यू टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, बिल्कुल ठीक है। बट फोर्स शुड कोज एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कोज करेगा। व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन एक्वायर अ स्टडी एवरेज, तो हम एवरेज की बात क्यों करते हैं भाई, देखो उस मटेरियल के अंदर कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अब क्या हो रहा है कि एक्सेलेरेट हो रहे हैं बिकॉज फील्ड अप्लाई कर दिया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ेगा, वो कोलाइड करेगा मेटल के अंदर, तो जब कोलाइड करेगा वो अपनी एनर्जी लॉस कर देता है, इतने में फिर वो फील्ड उसको एक्सेलेरेट कर देता है, फिर बेचारा किसी से टकरा जाता है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, फिर से वो डी एक्सेलेरेट हो जाता है, इतने में फील्ड उसको फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड दे देता, उसको एनर्जी दे देता है। तो ये काम चलता रहता है इस तरह से, वन एवरेज जो है वो वैल्यू कॉन्स्टेंट सी रहती है, एवरेज वैल्यू रहती है। If the electron drift speed is so small, then electron charge is so small, how can still obtain large amount of current in conductors?
ये बोल रहा है कि कंडक्टर में इतनी कम ड्रिफ्ट स्पीड है फिर भी करंट इतना ज़्यादा क्यों मिलते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन एक आधा थोड़ी है, 10⁻28 से 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। When electrons drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metals are moving in the same direction? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की सिंपल वेलोसिटीज, रैंडम वेलोसिटीज। आर द पास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन, सक्सेसिव कोलिजन विदिन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एब्सेंट है तो ऑलमोस्ट वो सीधे चलते हैं फिर टकरा के, लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई कर दिया तो पाथ कर्व हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ गया फिर टकराया यहाँ से आ गया, ये तो स्ट्रेट पाथ है जब फील्ड जीरो है। और जैसे ही फील्ड नॉन जीरो हो जाएगा तो चांसेस ये भी हैं कि वो कर्व भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का पाथ, क्योंकि फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से कर्व हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की है जो कि है ओम्स लॉ। क्लास 10th में हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है लेकिन फिर डिटेल में समझते हैं। बहुत ही बेसिक सा लॉ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बता दूं, ओम्स लॉ सबके लिए वैलिड नहीं है, ये कंडक्टर्स के लिए जनरली वैलिड है। जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें ओम्स लॉ पे नहीं होता। ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस हम पहले बात कर लेते हैं कि कंडक्टर जो है उनमें ओम्स लॉ का क्या रोल है और ओम्स लॉ है क्या। सो इसके लिए मैंने बेसिक सा एक कंडक्टर बना लिया। कंडक्टर मीन्स कोई भी वायर का पीस हो सकता है बच्चे। सो लेट अस से मेरे पास एक कंडक्टर है। अगर एक कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, आप सबको पता है बैटरी का काम जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है, यानी वी प्रोवाइड करना है, जिसको हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जैसे ही हम किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, जैसे जैसे ये वाला एक एंड हुआ, ये दूसरा एंड हुआ, इसके एंड्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट फ्लो होने लग जाता है। और उस करंट की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? उस करंट की वैल्यू डिसाइड करता है ये वोल्टेज। तो आप बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो डिसाइड कर रहा है करंट का वैल्यू। इट मीन आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ये बच्चों ओम्स लॉ, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। current flowing through any conductor is directly proportional to potential difference applied across the end of conductor। मैं इस स्टेटमेंट को जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। लेकिन इसमें एक सबसे मेन बात है कि ओम्स लॉ तभी वैलिड है या तभी हम बात करते हैं जब हम टेम्परेचर या अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, इन चीजों को कांस्टेंट रखते हैं। आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। अब प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटाना है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/r, जिसको हम कंडक्टेंस भी बोल देते हैं। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में, लगभग सभी बुक्स में आपको यही मिलता है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वी को वी प्रोपोर्शनल टू आई भी लिख देते हैं। अगर इसको हटाते हैं तब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो कैपिटल आर लगा देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, जो मैंने अभी डिफाइन किया लेफ्ट साइड में इस टर्म से, तो कांस्टेंट 1/r लिखना है। जो कंडक्टेंस होता है 1/r जो है, यहाँ पर बच्चे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है दिस इज कंडक्टेंस। लेकिन अगर हम एज यूजुअल जो क्लास 10th में भी आपने देखा था इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है बेटा ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस की टर्म में लिख देते हैं। इसका छोटा सा प्रूफ भी है, बहुत इजी। हमें पता है ऑलरेडी, वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू ए एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वी डी। तो आप सब बच्चों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता ही होगा, तो मैं यहाँ पर वीडी को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो उसका फॉर्मूला था ई कैपिटल ई टाउ, रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे, बाय एम। ये वीडी की वैल्यू है, यहाँ पर ध्यान रखना। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इसका एक एंड प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। ठीक है, लेटर से ये प्लस का एंड है बच्चे, ये माइनस का एंड है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया था। ठीक है, और लेटर से इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो मैं एल बोल देता हूँ, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर लेते हैं। आई एज इट इज रख देता हूँ, ए भी एज इट इज, एन ई स्क्वेयर बन गया टाउ बाय एम, और मैं कैपिटल ई को मैं अलग लिख देता हूँ, और इस कैपिटल ई की भी मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। सो कैपिटल ई, अगर आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस लिख सकते हैं, तो मैंने इसको भी बाय लिख दिया। तो जो आई हमारे पास बना वो बना ए एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम इंटू एल, और यहाँ पर मेरे पास आ गया वी। अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को देखें तो इसमें ये जो टर्म आप देख रहे हो ये सभी कांस्टेंट है।
ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कब तक कांस्टेंट होगा, जब तक हम फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं कर रहे, वायर को स्ट्रेच नहीं कर रहे, मेल्ट नहीं कर रहे, ये सब कंडीशन नहीं लगा रहे। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी किसी कंडक्टर में फिक्स है जब तक हम मटेरियल नहीं बदलेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम फिक्स है जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, लेंथ भी फिक्स है। तो ये सब हमने लिखा कि भाई अगर हमारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तो ये सारी चीजें क्या है बच्चे, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, आई जो है वो इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट इनटू में यहाँ पर वी है, तो इट मीन आई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये वी की हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से हमारा ओम्स लॉ प्रूफ हो गया, ये हुआ हेंस प्रूफ। इससे मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात पता लगी कि ये जो पूरा कांस्टेंट है, जनरली आप देखो इसको मैं 1/r लिखता था, तो मुझे 1/r की वैल्यू मिल गई, कंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई क्या, ANE² टाउ बाई m इंटू एल। और यहाँ से अगर मैं r रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाऊं तो बनेगा m इंटू एल अपॉन ANE² टाउ। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। तो आगे कहीं यूज कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, ओम्स लॉ से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। तो जैसे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आप इंपॉर्टेंस लिख दो। तो बच्चों जब हम आई इज प्रोपोर्शनल टू वी लिखते हैं तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के 1/r लिखते हैं, जिसको जी भी बोल सकते हैं बेटा। 1/r जो है वो जी ही है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा यूनिट है। रेजिस्टेंस का यूनिट हम पढ़ते हैं ओम, तो ये उसका उल्टा है महो, MHO, या ओम इनवर्स ऐसे भी लिख देते हैं, या एक और नाम भी है इसका, साइमन बोल देते हैं, साइमन। अच्छा, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अगर मैं आई और वी का ग्राफ बनाऊं, अगर इस एक्सिस पे मैंने वर्टिकल एक्सिस पे करंट को रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर मैंने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, तो अगर कोई ओम्स लॉ वो भी कर रहा है तो V प्रोपोर्शनल I है, I प्रोपोर्शनल V है, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है कि ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। अब इस ग्राफ में ये जो एंगल है थीटा, जो भी एंगल है, इसका मैं टेंजेंट लूं। टेंजेंट मींस मैं अगर इसका स्लोप कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं, मैं इसका टेंजेंट थीटा निकालने की बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस आई अपॉन वी। आई अपॉन वी क्या होता है, वो तो 1/r होता है। 1/r क्या है, कंडक्टेंस। सो पता लगा कि भाई जब हम वी आई ग्राफ की बात करते हैं, सॉरी जब हम आई वी ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम वर्टिकल पे आई को दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल पे वी को दिखाते हैं, तब स्लोप आपको रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देता है, यानी कंडक्टेंस देता है। वहीं अगर मैं V प्रोपोर्शनल I वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ सिंपली R लगा दूंगा, जो हम रेजिस्टेंस बोलते आ रहे हैं, जिसका यूनिट ओम होता है। और अगर ग्राफ में मैं यहाँ V लिखता हूँ, यहाँ पर मैं I लिखता हूँ, और इसके अंदर आप अगर लाइन बनाए तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगी, बिकॉज ओम स्लो ओबे हो रहा है तो प्रोपोर्शनल तो है ही। लेकिन इस केस में जो स्लोप है, यानी जो टेंजेंट थीटा है, वो आपका रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो याद रखना, जब भी वी आई ग्राफ हो, वर्टिकल में वी हो और जेंटल में आई हो, तब स्लोप रेजिस्टेंस देगा। लेकिन जब आई वी ग्राफ हो तो स्लोप आपको 1/r यानी कंडक्टेंस की वैल्यू देगा। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक ग्राफ में 2 या 3 लाइनें दे रखी हो और पूछे किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो आप स्लोप के आइडिया से लगाओगे। बस उसमें देखना पड़ेगा कि ग्राफ आई वी है या वी आई ग्राफ है। अगर आई वी ग्राफ है तो स्लोप जिसका ज्यादा, रेजिस्टेंस उसका कम। और अगर वी आई ग्राफ है, यानी ये जो सेकंड केस आपको पता है, वी आई ग्राफ है, तो स्लोप ज्यादा मींस रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। तो आपको आई वी कर्व दे रखा है, मींस वर्टिकल पे आपको आई दे रखा है, तो इतना देते ही आपको पता लग गया कि जो स्लोप है वो आपका 1/r है, यानी कंडक्टेंस के इक्वल है। तो आपसे बोला R1 R2 का रेशो बताना है, तो बहुत ही सिंपल है R1 R2 का रेशो। चलिए, इसको मैंने R1 नाम दे दिया, इसको मैंने R2 नाम दे दिया, क्योंकि R1 R2 रेशो ही तो निकालना है मुझे। सो अगर मुझे R1 निकालना है रेजिस्टेंस, तो मुझे क्या करना है, मुझे स्लोप का रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि स्लोप ही तो उसका उल्टा है। तो ये हुआ 1/tangent ऑफ 60। और अगर मुझे R2 निकालना है तो मुझे फिर से स्लोप का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और R2 के लिए एंगल कितना है, 30, तो मैं लिखूं 1/tangent ऑफ 30। और अगर मुझे इनका रेशो चाहिए तो भाई सिंपली R1 R2 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये बेटा उल्टा आ जाएगा, ऊपर ये आएगा 1030, ये आपका आ जाएगा 1060। अब तो क्या है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। 1030 की वैल्यू आपको पता होगा 1/√3 और 60 की वैल्यू होती है √3, तो आपका कुल मिला के बन गया 1/3। तो आपका आंसर आ गया 1:3, तो वही आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर यही आपका VI ग्राफ होता तो रेशो 3:1 आता। चलिए चेक करते हैं, देखिए 1/3 आंसर है आपका। सो नेक्स्ट आपको एक फिर से दे दिया ग्राफ, लेकिन VI कर्व है, तो भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जो स्लोप है
वही आपका रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे एंगल छोटा R3 का है, फिर R2 का उससे ज्यादा, फिर R1 का सबसे ज्यादा, यानी मैं बोलूं तो स्लोप R1 की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद स्लोप R2 की थोड़ी सी कम है, और सबसे कम जो है वो हमारी स्लोप R3 की है। तो स्लोप ही तो रेजिस्टेंस होता है, तो R1 सबसे बड़ा है, R2 से छोटा, और R3 सबसे छोटा। तो क्या ये कोई ऑप्शन में गिवन है हमें? ये आपका ऑप्शन नंबर बी मुझे तो दिख रहा है, ये तो आपका आंसर आ गया। चलिए, ये आपको दे ही रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का भी अभी मैंने आपको बताया कि ग्राफ, अगर हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसका ग्राफ आपको जनरली लीनियर ग्राफ मिलता है, मींस स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लीनियर मींस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। और अगर कोई ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, आपको उसका जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर मिलेगा, आपको कोई कर्व मिलेगी। तो अब इसके बेसिस पे हमने एक और चीज बोला, भाई देखो जो ओम्स लॉ को ओबे करता है तो उनका हमने नाम रखा ओमिक या लीनियर डिवाइसेस, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी में यहां बना देता हूं नॉन ओमिक या नॉन लीनियर डिवाइसेस। तो क्या है भाई, सिंपल सी कहानी है। यहां अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कुछ पॉइंट्स याद रखना। ये क्या करते हैं, ओबे करते हैं, किसको? ओबे ओम्स लॉ को, यानी इनमें प्रोपोर्शनलिटी वाला कहानी होगी। इसमें क्या होगा, नहीं करते भाई ओबे, नॉट ओबे ओम्स लॉ। बोलेंगे सर ऐसे भी है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते? अरे बिल्कुल है, अभी एग्जांपल बताऊंगा। दूसरा, अगर इनका वी आई या फिर तुम इसका आई वी ग्राफ बनाओ, वो क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। मैं ऊपर लिख चुका हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। और इनका जो वी आई या फिर आई वी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कर्व होगा, नॉन लीनियर होगा। जैसे मैं भी बना के दिखाऊं तो भाई अगर कुछ इस तरह से मैं ग्राफ बना रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ कर्व बनेगा। अच्छा, ऐसे केसेस की अगर हम बात करें ओमिक डिवाइसेस की या लीनियर डिवाइसेस की, तो जनरली इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है। रीजन कांस्टेंट होने की, स्टैटिक जिसको मैं लिख देता हूं रीजन, क्योंकि लाइन का स्लोप एक ही होगा। लेकिन यहां पर इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है नॉन ओमिक के केस में, वो वेरिएबल होता है। वो होता है वेरिएबल, जिसको हम डायनेमिक भी बोल देते हैं, डायनेमिक। तो यहाँ क्योंकि भाई लाइन कर्व है तो हर पॉइंट का स्लोप अलग होगा, हर पॉइंट का स्लोप अलग होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग मिलेगी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं वो इनको ओबे करते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं तो जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, डायोड्स होती हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हैं, डायोड्स हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये सब आपके नॉन ओमिक के अंदर आती हैं, जहां ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। ओम्स लॉ अभी अभी मैंने बताया भी कुछ जगह ओबे नहीं होता, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए एनसीईआरटी से ये जो डायग्राम्स मैंने लिए थोड़ा सा समझते हैं क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहले ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। देखो इस तरह की लिमिटेशन वाला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन या इस तरह की क्वेश्चंस में दिख सकता है। सो एक फंडामेंटल लॉ नहीं है। फंडामेंटल क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। कहा नहीं है भाई, देखो सबसे पहले कुछ जगह आपको वी और आई का ग्राफ वो नॉन लीनियर मिलेगा। किसमें दे रखा है? जैसे वैक्यूम ट्यूब्स में मिलता है, आपका सेमीकंडक्टर्स के अंदर मिलता है, डायोड्स के केस में मिलता है। आपने सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा है, जिसने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पूरे चैप्टर की मिल जाएगी, देख सकते हैं। तो उनमें आपको, अगर आपको याद होगा, फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ कुछ अलग होता था, रिवर्स का अलग होता था। जैसे फर्स्ट ही डायग्राम देखें तो आप वी और आई का ग्राफ देखो, तो यहाँ पर आपको ग्राफ अलग अलग मिल रहा है, लाइन स्ट्रेट नहीं है, कर्व लाइन दिख रही है ना, यहाँ भी आपको कर्व लाइन दिख रही है। तो पहला नॉन लीनियर हो सकता है ग्राफ, ये लिमिटेशन। दूसरा, नॉन लीनियर होने के साथ साथ वोल्टेज प्लस की है या माइनस की है, ये भी मेन रोल जो है वो प्ले करता है। आपने जब सेमीकंडक्टर में देखा भाई, फॉरवर्ड वाइज जब हम वोल्टेज पॉजिटिव लगाते हैं ग्राफ कुछ ऊपर की तरफ ऐसा जाता है, और जब हम नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं तो ग्राफ कुछ अलग बनता है। लेकिन ओम्स लॉ में कहीं पर भी साइन ऑफ वी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि पॉजिटिव वी होने से ये होगा या नेगेटिव वी होने से ऐसा होगा। तो ये भी दूसरी लिमिटेशन है। लिमिटेशन नंबर 3, भाई बोल सकते हो कि जो V और I का जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं रहता। यूनिक नहीं रहता मतलब किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे कुछ करंट की वैल्यू होती है, सर बिल्कुल होती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वोल्टेज चेंज होने से करंट उस प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होता। जनरली ये कब होता है? जब हम बहुत हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है मेटल्स का, तो वहां पर वोल्टेज करंट की रिलेशन वैसी नहीं रहती। दूसरा, अगर बहुत लो टेम्परेचर है तो वहां पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है,
तो वहां पर भी ऐसी कंडीशन नहीं मिलती, वी आई के प्रोपोर्शन नहीं होता। जनरली सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं लो टेम्परेचर वाली कंडीशन को। और इवन एट हाई वोल्टेज, क्योंकि हाई वोल्टेज पे भी करंट जो है वो बढ़ता है, जिससे हीटिंग इफेक्ट होता है, फिर से वो टेम्परेचर चेंज कर देता है। तो ये सब कंडीशंस हैं जब जनरली कंडक्टर जो है ओबे नहीं करते किसको, ओम्स लॉ को। डोंट ओबे ओम्स लॉ, कौन, कंडक्टर्स, ठीक है, इन सब कंडीशंस पे। एग्जाम्पल ऊपर दे ही रखे हैं कौन कौन से मेटेरियल है जो ओम्स लॉ को भी नहीं करते। वैक्यूम ट्यूब्स हैं, बहुत सारे रेक्टिफायर्स है, क्रिस्टल रेक्टिफायर बोल दो या रेक्टिफायर बोल दो, ट्रांजिस्टर्स हैं। ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसे समझो कि सेमीकंडक्टर्स से ही मिलके बने होते हैं। थर्मिस्टर्स जो हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी शो करते हैं मटेरियल्स। सुपर कंडक्टर्स हैं जो लो टेम्परेचर वाले कंडक्टर्स होते हैं, ये सब फॉलो नहीं करते। ठीक है, अभी जो है टेम्परेचर का हमने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी चीज आपको याद दिलवा दूं, मतलब जो हमारे काम के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें या मैं आपको बोलूं कंडक्टर्स की स्पेशली बात करें, तो कंडक्टर्स का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। सो अगर आपको बोलो कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, इट मीन वो ज्यादा टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। और अगर आपसे बोलो कि टेम्परेचर कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो लो रेजिस्टेंस लो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। तो आपका जो क्वेश्चन है ग्राफ का, वो टेम्परेचर के सेंस में भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ वी आई या आई वी का बनाया, उसमें रेजिस्टेंस पूछा किसका कम है या ज्यादा या रेशो। इन अ सिमिलर वे आपको टेम्परेचर का भी पूछ सकता है। जैसे ये एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पर एक ग्राफ है, ये वी और आई का ग्राफ है। यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रही है, एक पे T1 लिखा, एक पे T2 लिखा। तुमसे बोला भाई टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है। अब देखो मैं आपको बोलूँ 99% अगर कुछ भी नहीं मेंशन, तो ये मेटल्स या कंडक्टर की बात हो रही है। तो उसमें मैंने तुम्हें कंडीशन बता दी कि टेम्परेचर उसका ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहाँ पर सिंपली रेजिस्टेंस चेक कर लो यार, रेजिस्टेंस स्लोप से निकलता है। तो आपको पता है भाई टेंजेंट थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा है, यानी पहले वाले का स्लोप ज्यादा है। अगर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। इट मीन T1 इज ग्रेटर देन T2। सो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसका सिंबल आपको पता है आर होता है। हमने एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा था ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ जब हमने लिखा था उसमें एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था। सो एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या, तो आपको पता है किसी भी कंडक्टर में, मटेरियल में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, चार्जेस मूव करते हैं, तो उस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है कि वो उसको अपोज करता है उस फ्लो को। रीजन क्या है भाई, एक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो करंट बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं कि कंडक्टर में चुपचाप सीधा चला जाता है। कंडक्टर में बहुत सारे आयंस होते हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, एटम्स होते हैं, अदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेचारा इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता रहता है बार बार, तो एक काइंड ऑफ हिंड्रेंस उसको मिलता है, अपोजिशन मिलता है, बस उसी को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, किस आर बोल देते हैं। कोज की बात करें तो मैंने आपको ये बता ही दिया, जैसे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब जैसे हम वी अप्लाई करते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। लेट अस से बच्चे ये कोई कंडक्टर है, अब नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया, लेट अस से ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, तो ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर नेट इफेक्टिव फोर्स इस साइड लगेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। लेकिन वो सीधा थोड़ी जाएगा, बार बार कोलाइड करेगा। उसका मोशन जो है वो हिंड्रेंस की वजह से एक स्मूथ मोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो बार बार कोलाइड करेंगे। पॉजिटिव आयन से भी कर सकते हैं, अदर इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं, कुछ भी उस कंडक्टर के अंदर हो सकता है। तो बस इसी अपोजिशन को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फॉर्मूला लिखे मैथमेटिकली अगर, तो हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ में भी लिखा था, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। हालांकि हम फॉर्मूला अदर वे से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने रेजिस्टेंस का लिखा था, ml/a/n(e², टाउ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो भाई फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दोबारा लिख देना है, ml/a/n(e²) इंटू टाउ। ऐसे यूनिट की बात करें बच्चों, इसका ऐसे यूनिट होता है ओम, जिसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। हाँ, आपको पता है v इज टू आई इंटू आर है, तो यहाँ से r को मैं v अपॉन आई भी लिख सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर v अपॉन आई भी लिख देता हूँ। यहाँ से मैं यूनिट दूसरा है वोल्ट बाय एम्पियर भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको वोल्ट पर एम्पियर ऐसे लिख दो, या फिर वोल्ट पर एम्पियर तो मैं ऐसे लिख दूँ। ठीक है, ओम वोल्ट पर एम्पियर को भी बोलते हैं। 1 ओम डिफाइन करना है तो बहुत ही सिंपल है बच्चे। यहाँ पर आपको बोलो कि भाई एक कंडक्टर है आपके पास, आपने उस कंडक्टर पे 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया, और जिसकी वजह से उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, तो जो रेजिस्टेंस है हमारा क्या होगा, 1 ओम होगा। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। यानी जब V हमारा 1 वोल्ट है, I हमारा 1 एम्पियर है, तो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम आ जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो बच्चे इससे भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं वोल्टेज और करंट वाले से बना देता हूँ। देखो R का फॉर्मूला है V अपॉन I, वोल्टेज को लिख सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज,
चार्ज को मैं Q को नीचे ले जाता हूँ। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2 होता है, ये आपने क्लास 11th में बहुत बार सीखा है। चार्ज का होता है बच्चे A1T1, यहाँ पर करंट है उसका होता है A1। तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला बन गया m1L2 ही रहेगा। T नीचे 1 है भाई, ऊपर जाके -3 बना देगा और A ऊपर जाके -2 बन जाएंगे। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करते हैं। तो देखिए मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला आपको पता होगा MLANE²τ, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीशफल करता हूँ, MNE²τ और L/A इसको थोड़ा अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई ये तो फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई ये वैल्यू हो सकते हैं मटेरियल टू मटेरियल। इट मीन रेजिस्टेंस नेचर पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, कि मैं सिल्वर यूज कर रहा हूँ, कॉपर यूज कर रहा हूँ, आयरन यूज कर रहा हूँ। देखिए मटेरियल इस पे डिपेंड करता है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, देन टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, बच्चे इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी कोलाइड करते हैं ये उस टाइम को बताता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है, तो मटेरियल का टेम्परेचर भी डिटरमाइन करेगा रेजिस्टेंस कितना है। देन बचते हैं लेंथ और एरिया। अगर वायर का कंडक्टर का जितना ज्यादा लेंथ है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना एरिया कम है उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। तो लेंथ और एरिया, तो कुल मिला के मुझे पता लगा 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे क्योंकि एन चेंज हो जाएगा, देन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1 बाय 1 बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ पे, तो यहाँ पर लेंथ कौन सी लेनी है, जिसके अलोंग करंट गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेटर से मेरे पास एक इस शेप का कंडक्टर है, क्यूबॉइडल शेप है, तो आप सोचो अगर करंट जो है इस साइड से एंटर कर रहा है, इस साइड से, और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इस चीज को मैं एज अ लेंथ कंसीडर करूंगा, है ना। लेकिन वही अगर मैं इसी मटेरियल का यूज करता हूँ और आपसे बोलूं कि करंट इस साइड से एंटर कर रहा है और इस साइड से लीव कर रहा है, तो इस चीज को मैं एज अ लेंथ कंसीडर करूंगा, तो एरिया और लेंथ का पेयर चेंज हो जाएगा। तो सोचो एरिया लेंथ का पेयर चेंज होते ही रेजिस्टेंस इस मटेरियल का बदल जाएगा। यस, मटेरियल की लेंथ एरिया आपके अकॉर्डिंग फिक्स है, लेकिन लेंथ बोल किसको रहे हो, एरिया किसको बोल रहे हो, वो डिपेंड करना है। तो लेंथ इज ऑलवेज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो लेंथ है वो करंट के अलोंग लेना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है लेंथ उसके अलोंग। क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन चुका है, आपको कोई 3 या 4 पेयर गिवन हो जिसमें लेंथ और एरियाज की वैल्यूज गिवन हो, ठीक है। हो सकता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी दे रखा हो जिससे लेंथ और एरिया डिफाइन किया जाए, तो उसके पेयर के अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस बता सकते हो किसका कम है या ज्यादा, ठीक है, या करंट किसमें से इजिली फ्लो करेगा नहीं करेगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी आपको पता है लेंथ जो नहीं होगी वो दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में करंट कंसीडर कर रहा हूं तो ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे। इसके इनवर्सली डिपेंड करता है। इससे एक चीज ये भी पता लग रही है भाई, जो थिन वायर्स होती हैं यानी जिनका एरिया कम होता है उनका जनरली रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और करंट उनमें कम फ्लो करता है। वहीं अगर हम थिक वायर्स को प्रेफर करते हैं तो थिक वायर्स का एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, करंट इजीली फ्लो करता है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो। लेंथ ज्यादा का मैं बता चुका हूं भाई, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करता है, रियोस्टेट में। वहां वायर यूज होती है रियोस्टेट में, जितना ज्यादा हम लेंथ स्लाइडर की हेल्प से कंसीडर करते हैं उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस है और वहां पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और बाकी 2 फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब कहानी होगी इस पेज की, आई थिंक सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा वो मैं तुम्हें क्लियर कर चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से समझने पड़ेंगे यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। ये जो कांस्टेंट्स हैं इन सब कांस्टेंट को हम रो बोलते हैं, जनरली इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर और टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी में आते हैं 2 फैक्टर, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, जब तक क्वेश्चन में आपसे टेम्परेचर या मटेरियल को चेंज करने की बात नहीं करे तो समझ जाइएगा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही लेनी है आपको। और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं 1 को 2 वैरायटी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लेटर से आपसे क्वेश्चन में कहा आपके पास कोई वायर है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। लेटर से कोई वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, और कोई वो किसी मटेरियल से बना है, लेटर से रेजिस्टिविटी रो है। तो R का जनरल फॉर्मूला बना रो L/A, इसको मैं R1 लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। और तुमसे क्वेश्चन में कहा भाई देखो इस वायर की लेंथ को हमने कर दिया डबल, लेटर से लेंथ को कर दिया डबल और एरिया को कर दिया हाफ। मटेरियल वही है तो रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी, जब तक मटेरियल वही है या टेम्परेचर नहीं बदलेंगे रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। लेकिन रेजिस्टेंस बदल गया तो रेजिस्टेंस लेटर से R2 है, तो क्या फॉर्मूला होगा, रो तो सेम रहेगा।
लेंथ को लिखना है मुझे 2l, एरिया को लिखना है मुझे a/2, तो क्या बन जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 4 रो l बाई ए, और रो l बाई ए तो हमारा R1 है, तो R2 आया 4 टाइम्स ऑफ R1, तो 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब इस क्वेश्चन को आप कितनी वे से पूछ सकते हैं, आपसे बोला भी कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो सिंपल जो नया रेजिस्टेंस है 4R1 उसमें से पुराना माइनस कर दो R1 डिवाइड बाय पुराना इंटू 100, तो सोल्व करो R1 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो 300%, तो 300% रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। तो ये पहला तरीका है क्वेश्चन पूछने का परसेंटेज वाइज। दूसरा आपसे रेशो पूछ लेगा, भाई रेजिस्टेंस नया और पुराना या पुरानी और नए का R1 R2 का रेशो बताओ, तो सिंपल R1 डिवाइड बाय 4R1, तो रेशो आपका आएगा 1:4, इस तरह का भी दे दे क्वेश्चन। तो तीसरा फॉर्मेट आपको मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दे, पहले बोल दे कि रेजिस्टेंस 10 ओम था, ये सब करने के बाद रेजिस्टेंस बताओ, तो मुझे पता है रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा भाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। एंड एक तरीका और है इसमें से, आपसे बोले रेजिस्टिविटी का रेशो बताओ पहले और बाद वाली, तो रेजिस्टिविटी भाई चेंज थोड़ी हो रही है, तो उसकी रेशो 1:1 ही रहेगी। तो इस तरह से तुम्हें 3-4 चीजें क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। सो अगेन एक और वैरायटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, परसेंटेज वाला ही है। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे एरिया या लेंथ का परसेंटेज चेंज बोल देता है। सो लेट अस से वही सेम चीज हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, वो किसी मटेरियल से बनी है रो से, तो रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूं रो L बाई ए, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा भाई, क्वेश्चन में कहा लेंथ को हमने लेट अस से 50% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, लेंथ को 50% इंक्रीज कर दिया, एरिया को तुमसे कहा 100% इंक्रीज कर दिया। तो भाई अब बताओ रेजिस्टेंस में कितने परसेंट चेंज आएगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, वो भी बताना है हमें। तो भाई इसको समझते हैं पहले, 50% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नया लेंथ यानी L डैश क्या होगा L प्लस L का 50%, और हमेशा याद रखना किसी भी चीज का 50% उसका आधा होता है, तो L में उसका आधा जोड़ दोगे तो ये 3/2 यानी 1.5L हो जाएगा। और एरिया का 100% इंक्रीज है तो मीन्स एरिया में उतना एरिया और ऐड कर दो, तो A प्लस ए का 100% यानी A ही होता है, तो ये आपका ट्वाइस हो जाएगा 2A हो जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस लेटर से नया R2 है, रेजिस्टिविटी वही रहेगी, लेंथ को लिखना है 3/2L और एरिया को लिखना है मुझे 2A, तो ये आपका बन जाएगा 3/4 रो L बाई ए, रो L बाई ए को मैं R1 लिख सकता हूँ, तो 3/4 टाइम्स ऑफ R1 आ गया हमारे पास। तो चलिए अब वही सेम चीज अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज निकालना चाहता हूं, तो भाई क्या है नया रेजिस्टेंस 3/4R1, पुराना हमारा R1 है, डिवाइड बाय R1 इंटू में 100। तो आप देखो यहाँ पर ये फैक्टर जो है छोटा है, तो आपका कुल मिला के माइनस का 1/4 इंटू 100 यानी आपका माइनस का 25% आया। माइनस इंडिकेट करता है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है 25%। वही इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ दे भाई नया और पुराना इनका रेशो बताओ, तो R1 डिवाइड बाय R2 पूछ लिया अगर आपसे, तो ये भी बहुत सिंपल है 4/3 आ जाएगा आपके पास 4:3। रेजिस्टिविटी का रेशो 1/1 आएगा ही, पुराना रेजिस्टेंस दे दे नया पूछे वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अब आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ भाई, लेंथ को मुझे 100% इंक्रीज करना है और एरिया को मैं आपसे बोल दूं 50% डिक्रीज करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी तुम लगा सकते हो, कर सकते हो। इसका आंसर कमेंट में लिखना, कितने परसेंट आर में चेंज आएगा, आर इंक्रीज होगा या आर डिक्रीज होगा तो कितने परसेंटेज से होगा, ये अपने आंसर में बताना है। अच्छा एक चीज और बताऊं, क्वेश्चन में रेडियस का भी मेंशन हो सकता है, क्योंकि एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन में रेडियस को रिड्यूस करने की बात करें, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं, जस्ट फॉर्मूला आपने यूज करना है ऐसे ही क्वेश्चन करने। देखिए एक बहुत ही स्पेशल केस है जिसमें आपको क्या क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग वर्ड मिले। अच्छा स्ट्रेचिंग के अलावा मेल्टिंग वर्ड भी हो सकता है और फोल्डिंग वर्ड भी हो सकता है, तो ये तीनों में कोई भी आ जाए तो क्वेश्चन सेम है। क्या है मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए अगर आपको बोले एक वायर का पीस है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ इंक्रीज होगी, तो बदले में एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और वहीं आप क्या करो लेंथ को कम करो तो एरिया बढ़ जाएगा। स्ट्रेचिंग से हालांकि लेंथ कम नहीं होती, हम उसको प्रेस करके कर सकते हैं, कंप्रेसिंग वर्ड भी हो सकता है। वही मेल्टिंग की बात करें, तुमसे भाई एक वायर को मेल्ट करके उसी से नई वायर बनाओगे, तो सिंपल है, बड़ी वायर बनाना है तो एरिया उसको आपको कम करना पड़ेगा, और छोटी वायर बनाना है तो एरिया ज्यादा करना पड़ेगा। फोल्ड करने पे भी सेम ऐसा है। इन सब की खास बात क्या होती है भाई, वायर का जो वॉल्यूम है वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है इस सिचुएशन में, और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो क्वेश्चन में अगर लेंथ बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक समझ आना एरिया कम हो रहा है।
और अगर लेंथ कम हो रही है तो एरिया ऑटोमेटिक समझ लेना ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप एक वायर को स्ट्रेच करके डबल लेंथ कर रहे हो तो एरिया हाफ हो जाएगा, अगर वायर की लेंथ ट्रिपल कर रहे हो तो एरिया 1/3 हो जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखना। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही चीज यानी लेंथ और एरिया में से किसी एक चीज का चेंज बताएगा, दूसरा आपको ऑटोमेटिक कंसीडर करना पड़ेगा, या फिर आपको इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पूछा हुआ है, पहले एमसीक्यू बता देता हूँ। फॉर्मूला जनरली हम समझते हैं कि आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपसे बोला जाए कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी ये जो सारी कंडीशन मेल्टिंग, स्ट्रेचिंग, फोल्डिंग वाली वहां भी कांस्टेंट होता है, तो वहां फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए है, अगर मैं दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आर एल स्क्वायर पे डिपेंड किया, किस पे डिपेंड किया, स्क्वायर पे। तो ये कंडीशन याद रखना कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब आर एल स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यानी अगर लेंथ को तुम डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ को हाफ करोगे रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं भाई। नया रेजिस्टेंस निकालना हो इन सब केसेस में तो क्या करो, एल स्क्वायर टाइम्स पुराना रेजिस्टेंस। बस बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे क्वेश्चन में बोले भाई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम था और उस वायर को तुमने 10 टाइम्स स्ट्रेच किया, 10 टाइम्स स्ट्रेच किया, तो नया रेजिस्टेंस बताओ। बहुत ही सिंपल है, लेंथ कितने टाइम स्ट्रेच की, 10, तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पुराना रेजिस्टेंस 10 ओम, तो कितना आ जाएगा 1000 ओम नया रेजिस्टेंस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। चलिए क्वेश्चन इस पे लगा देते हैं हम। क्वेश्चन में बोला भाई वायर को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच समझते ही समझ गया भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो भी मेरे दिमाग में आ गया। 30% ओरिजिनल लेंथ से बढ़ा है, तो भाई पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं। R1 लिखा, रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम वी लिख देता हूं इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब 30% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नई लेंथ क्या होगी, L प्लस एल का 30%, तो ये आपका आ जाएगा 13L/10, ये आ गया। तो नया रेजिस्टेंस R2 उसको लिखूं क्या आएगा, रो नई लेंथ 13L/10 का होल स्क्वायर, वॉल्यूम तो बच्चे वही है, तो ये आ जाएगा 169/100 रो एल स्क्वायर बाई वी, और इसको लिख सकता हूं मैं R1, तो 169/100 इंटू R1, तो हमारा R2 आ गया इतना। अब इस क्वेश्चन में रेशियो वाइज पूछे तो भी तुम निकाल सकते थे, लेकिन हमसे तो परसेंटेज पूछा, तो परसेंटेज चेंज निकालना बहुत आसान है। बाद वाला रेजिस्टेंस माइनस पहले वाला डिवाइड बाय पहले वाला इंटू 100। R1 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 169/100 माइनस 1 इंटू 100, कुल मिला के सॉल्व करो 69% आपका आंसर आएगा। तो 69% प्लस का आ रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस, वैसे भी क्वेश्चन में इंक्रीज लिख ही दिया था। चलिए चेक करते हैं आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, ट्राई कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक कहानी सी सुनाई थी मैंने कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली है। सिर्फ इन दो फैक्टर्स को कंसीडर करें तो आर जो बना एल बाई ए के प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है रो, और भाई यही हमारा जो रो है इसको हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, या इसका एक और नाम है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बन के एंट्री मार रहा है, यानी अगर क्वेश्चन में एल या ए चेंज हो रहा है रो हमारा कांस्टेंट रहेगा। वहीं एक टर्म और भी है कंडक्टिविटी, सिग्मा, जिसको हम सिंबल देते हैं। समझिए रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का जो चीज हम पढ़ेंगे बस उसका रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, वो कंडक्टिविटी होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, बहुत ही सिंपल है, और दूसरा इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं। तो भाई ये फॉर्मूला आपको पता है, रो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अगर बोलो भी मेरे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, बिल्कुल मिला के बना वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है ना, तो यहाँ मैं 1 1 पुट करूँ, आर इज इक्वल्स टू रो 1/1, तो आपको क्या पता लगा, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है। क्या, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, लेकिन कब, जब उस कंडक्टर की लेंथ 1 है, 1 मीटर है, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि मैंने उस मटेरियल को स्पेसिफाई कर दिया। अगर एक कॉपर का वायर 10 मीटर का है, एक कॉपर का वायर 100 मीटर का है, एक 2000 मीटर का है, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन वहीं अगर मैं कॉपर की वायर का एक पीस लेता हूं जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हर केस में सेम होगा, हर केस में, तीनों वायर्स में। यानी रेजिस्टिविटी इज अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, प्योरली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला अगर आपको याद होगा रेजिस्टेंस का, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था
एम एल अपॉन ए को मैं लास्ट में लिख देता हूँ एन ई स्क्वायर टाउ बाई ए। तो अगर एल और ए को छोड़ दें तो ये सारी चीज कंपेयर करो तो बच्चे ये आपकी रो के साथ कंपेयर हो रही है। तो रो का एक फॉर्मूला बन गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस फॉर्मूले की। यहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यानी इनमें देखो तो कुल मिला के एम और ई तो कांस्टेंट है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड किया, किस पे, नेचर पे, क्योंकि नेचर डिसाइड करेगा एन कितने हैं, और दूसरा टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर डिसाइड करेगा कितना फास्ट कोलिजन होगा, टाउ का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा। तो कुल मिला के रेजिस्टिविटी दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये दोनों। यूनिट अगर बात करें बच्चों रेजिस्टेंस का, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, ओम मीटर इसका यूनिट बन जाता है। डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, देखो ओम मीटर आया, ओम रेजिस्टेंस, मीटर लेंथ, तो आर का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में हमने लिखा था वो यहाँ लिख देना, उसमें एक लेंथ को एक्स्ट्रा कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। वही डिपेंडेंसी की बात भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फॉर्मूला है रो एम एन ई स्क्वायर बाय टाउ, एम और ई यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कुल मिला के एन और टाउ दो ही फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, जिसमें पहले एन की बात करें तो वो नेचर ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को बोलते हैं हम। फॉर्मूला बिल्कुल रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो यार, 1/r l by a या फिर n e स्क्वायर टाउ बाई m। यूनिट की बात करें तो बिल्कुल उल्टा कर दो, 1/ओम मीटर, ओम का उल्टा महो भी होता है, तो महो मीटर इनवर्स, या महो को साइमन भी बोलते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों रेजिस्टिविटी का जो हम निकालेंगे जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास, तो मैं यहाँ सोल्व नहीं कर रहा। माइक्रोस्कोपिक फोमोफॉर्म्स लो जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें ये यूज हुआ था, आपको ये अगर याद हो टर्म, जे यानी करंट डेंसिटी जो होता था आई अपॉन ए, उसका फॉर्मूला था सिग्मा इंटू ई, सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी ही था। अगर यहाँ से बच्चे इसको हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखे तो इसको लिखते थे ई बाय रो, और यहाँ से अगर आप ई को लिखना चाहो तो जे मल्टीप्लाई बाय रो भी लिख सकते हो। ये छोटे छोटे फॉर्मूले क्यों लिखे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है आपसे इनमें से कोई करेक्ट फॉर्म पूछ ले, आपको तीन चार फॉर्मूला दे रखा हूँ, उनमें से बोला भाई सही कौन सा है, तो उस तरह की सिचुएशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। देखिए टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। देखो रेजिस्टिविटी की जैसी वैल्यू डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस की भी वैसी ही करेगी, तो हम किसी एक चीज की बात करेंगे, तो हम रेजिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन कर लेंगे अच्छे से और ऑटोमेटिक समझ जाएंगे रेजिस्टेंस की भी वही सेम कहानी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, हालांकि नेक्स्ट पेजेस पे भी आपको मिलेगा वो चीज। तो जनरली आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये मेटल्स का है, तो मैं आपको बोलूँ कि भाई मेटल्स जो होती है ना बच्चों, मेटल्स या कंडक्टर्स की बात करूं, जनरली मेटल्स गुड कंडक्टर ही तो होती हैं कंडक्टर्स की। तो इनमें जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से दो फैक्टर्स में चेंज आता है, या तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन मेटल्स के पास पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻29 बहुत ज्यादा जो की वैल्यू होती है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एन जो है वो नोट चेंज, ज्यादा चेंज नहीं आता, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो फास्ट मूव करते हैं, फास्ट मूव करेंगे तो क्या होगा, उनका जो कोलिजन है, कोलिजन वो फास्ट होगा। अब जब कोलिजन फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जहां उनको पहले टाइम कम लग रहा था, सॉरी ज्यादा टाइम लग रहा था, अब कम लगेगा, तो यानी ओवरऑल टाउ को वो डिक्रीज करेंगे। तो आपको फॉर्मूला याद हो, रो था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो अगर टाउ कम हो रहा है तो रो इंक्रीज होगा, तो रो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर रो इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो कुल मिला के कहानी ये समझ आई कि मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो उल्टा रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीज भी होता है, ये मुझे पता लगा। अब मैथमेटिकली देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाया गया। तो मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है और उसका किसी टी नोट मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर है, कोई भी इनिशियल रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर, इसको रेफरेंस टेम्परेचर भी बोल देते हैं। इस पे कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टिविटी लेटर से रो नोट है, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टिविटी। और मान लीजिए हमने टेम्परेचर चेंज करके टी नोट से टी कर दिया, ये बाद वाला टेम्परेचर है, कोई भी फाइनल टेम्परेचर जिसपे हम रेजिस्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टिविटी वो भी चेंज हो जाएगी, लेटर से रो टी है, ये हमारी फाइनल रेजिस्टिविटी आ गई।
तो आपसे बोलो भाई ऐसा अगर हुआ तो रेजिस्टिविटी में चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है, चेंज इन रेजिस्टिविटी, क्या मैं चेंज इन रेजिस्टिविटी को रो टी माइनस रो नोट लिख दूं, ये डिपेंड करता है ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पे, ये डिपेंड करता है हमने टेम्परेचर कितना चेंज किया, टी माइनस टी नोट। अच्छा टी माइनस टी नोट को डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, बता देता हूँ, टी माइनस टी नोट को हम डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। सो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये बनता है कुछ कुल मिला के रो टी माइनस रो नोट इज प्रोपोर्शनल टू रो नोट टी माइनस टी नोट। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है बच्चों अल्फा, क्या आता है, कांस्टेंट आता है अल्फा, और इस अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी क्योंकि मैं रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ, हाँ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं रोटी का फॉर्मूला बनाता हूँ रोटी, तो रो नोट राइट साइड में चला जाएगा, कॉमन भी आ जाएगा, तो रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया एक और फॉर्मूला। तो देखो अगर आप यहाँ पर आपको ये शायद समझ आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी से आया भाई अल्फा का फॉर्मूला बनाना है। यहाँ से अल्फा क्या आएगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, या ऐसे बोल सकते हो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम अल्फा बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा यूनिट की बात करें तो देखो यहाँ फॉर्मूले में रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी कैंसिल, सिर्फ टेम्परेचर का बचेगा, वो भी इनवर्स में, तो 1 बाय डिग्री सेल्सियस या 1 बाय केल्विन, ये इसका यूनिट बनता है। अच्छा सेम फॉर्मूला जो भी हमने लिखा था रो टी इज इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा, डेल्टा टी लिखो या टी माइनस टी नोट लिखो, दोनों सेम ही चीज थी। अगर मैं इसकी जगह आर ए बाय एल लिख दूं तो इसको भी आर ए बाय एल लिखूंगा, लेकिन ये टी टेम्परेचर वाला है, ये इनिशियल वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ए और एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी मिल जाता है, तो आप ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस की टर्म में भी लिख सकते हो। तब यहाँ पर अल्फा को आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल देना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन जो है एक आधा हम प्रैक्टिस कर लें, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा ग्राफिकल भी समझते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी को, और अभी हमने सेमीकंडक्टर को भी समझना है, इंसुलेटर्स को भी समझना है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो अल्फा है बहुत ही स्पेशल, अल्फा की वैल्यू अगर हम मेटल्स की बात करें तो अल्फा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव अल्फा इंडिकेट क्या करता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और वहीं वाइस वर्सा भाई टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की कहानी कुछ अलग होती है और इंसुलेटर की कहानी अलग होती है, उनमें अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव का मीनिंग होता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, या फिर उल्टा बोल दूं टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टिविटी जो है या रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। अब ऐसा होता क्यों है इनमें, तो सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या कहानी होती है। अब सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता क्या, ये सेमीकंडक्टर के लिए बता रहा हूं बच्चों, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहां पर कोवलेंट बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा ब्रेक होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे ही बनते हैं तो एन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। अब आपको शायद पता हो, मैं यहाँ कॉर्नर में लिख देता हूँ, रो का जो फॉर्मूला है वो है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो n जितना ज्यादा होगा रो उतना कम हो जाएगा, तो ये रो को कम कर देता है, और रो कम है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, इसलिए सेमीकंडक्टर में अल्फा नेगेटिव है, यानी इनवर्सली वाला रिलेशन आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। इंसुलेटर में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत कम होता है इनमें चेंजेस, हालांकि इंसुलेटर बैड कंडक्टर है, इनमें चार्जेस नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी शो करते हैं। अच्छा मेटल्स में अभी भी बताया अल्फा पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर का बता दिया, इंसुलेटर का बता दिया, एक होती है टर्म अलोय। तो अलोय जो होते हैं वो मिक्सचर होता है मेटल्स का, तो उनका अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बट उसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता तो है लेकिन नेग्लिजिबल, बहुत ही थोड़ा बढ़ता है। मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ रेजिस्टेंस कम भी हुआ। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि मेटल्स का टेम्परेचर इतना कम कर दें कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। हाँ ऐसा पॉसिबल है, एंड उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जल्दी से डेफिनेशन लिख देता हूं पहले मैं, तो वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे होगा ना क्योंकि बहुत कम पे होगा, रिड्यूस करना पड़ेगा।
at which resistance of conductor become zero is known as critical temperature। और जनरली ये जो होता है ना, इनकी जो रेंज होती है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जनरली मेटल्स के लिए वो फ्यू केल्विन में होता है, 3-4 केल्विन, 2 केल्विन, इतनी कम वैल्यूज होती है इनकी। बहुत लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। एंड उस टाइम पे जो कंडक्टर्स हैं वो क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर्स। तो लिख सकता हूँ कंडक्टर्स एट वेरी लो टेम्परेचर, और कौन सा, बिलो क्रिटिकल, मतलब या क्रिटिकल आते ही बिकम सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर की खास बात क्या है बेटा, इनका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। अब रेजिस्टेंस जीरो है तो बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग में। यहाँ कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा करना हो, जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इसरो, नासा, जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर प्रोसेसिंग बहुत फास्ट चाहिए, तो वहाँ पर इन सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन इन सुपर कंडक्टर्स को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इनको बहुत लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। इवन मैगलेव ट्रेन्स, मैग्नेटिक लेविएशन का कॉन्सेप्ट आपने समझाओ, तो वहाँ पर भी सुपर कंडक्टर्स ही यूज होते हैं। अच्छा, सुपर कंडक्टर्स का हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास नहीं होता। यहाँ पर कुछ ग्राफ की बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। अगेन चांसेस है एग्जाम में आने की कि भाई रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट करो या इसकी वेरिएशन शो करो। तो जनरली 3 चीजों के लिए हमें शो करना होता है। मेटल्स, हो सकता है मेटल्स के नाम पे आपको कुछ मेटल का नाम दे दे, जैसे ये जो एनसीईआरटी का ग्राफ है ये कॉपर के लिए है, तो हो सकता है आपको कॉपर वर्ड मिल जाए। दूसरा ग्राफ है जो वो अलोइज के लिए है, अलोइज में नाइक्रोम के लिए लिख रखा है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन वर्ड भी हो सकता है। और तीसरा ये जो ग्राफ है ये सेमीकंडक्टर के लिए है, तो हो सकता है आपको गैलियम आर्सेनिक लिखा मिल जाए, या सिलिकॉन मिल जाए, या जर्मेनियम मिल जाए, बट ये चीज सेम ही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका, आपको मेटल्स के लिए पूछा जा सकता है, अलोइज के लिए पूछा जा सकता है, सेमीकंडक्टर के लिए पूछा जा सकता है, क्या, ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। और हो सकता है कि आपको ये नाम ना देके डायरेक्ट दे दे कॉपर के लिए या नाइक्रोम के लिए, या फिर सेमीकंडक्टर में आपको सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए दे दे। तो याद रखना मेटल्स के केस में रो और टी का ग्राफ जो होता है वो थोड़ा सा कर्व लाइन होती है स्टार्टिंग में। हालांकि अगर यहाँ वैल्यू देखो बहुत कम है, 10⁻⁸, रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तभी तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो बेटा ये डेटा मत लिखना, चाहे विदाउट डेटा आप ग्राफ बना सकते हो। नाइक्रोम जैसे अलोइस की बात करें तो इनका जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, ये ऑलमोस्ट देखो 1.10 तक, ये आपका 0 पॉइंट समथिंग पे चल रहा था, लेकिन ये 1.10 है, वो भी माइक्रो में 10⁻³ में, ये कहीं -8 में था। और ये स्ट्रेट लाइन है आपका, क्योंकि इसमें भी अल्फा पॉजिटिव होता है, दोनों ही अल्फा पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि स्लोप इनका पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। बट वहीं पर अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो वहां आपको पता है अल्फा आपका नेगेटिव होता है, तो जो स्लोप है नेगेटिव आनी चाहिए। तो इस तरह से कर्व इस ग्राफ की बनती है। ये अलॉयज की कहानी मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अलॉयज में जो है अल्फा, आपको पता होगा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट वेरी वेरी स्मॉल होता है, जिससे इनमें नेग्लिजिबल चेंज होता है रेजिस्टेंस का विद टेम्परेचर। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो पहले तो मैं अलॉयज के नाम बताता हूँ। जैसे नाइक्रोम वर्ड मिल सकता है, मैग्नीन वर्ड है, कॉन्स्टेंटाइन है, ये 3 अलॉय, यूरेका वर्ड भी लिखा हो सकता है। ये 3 अलॉय सबसे ज्यादा आपको फिजिक्स में मिलेंगे क्लास 12 के कोर्स के अंदर। ये जो तीनों अलॉयज हैं, इन तीनों के लिए अल्फा पॉजिटिव और वेरी वेरी स्मॉल है, जिससे होता क्या है, जब इनमें करंट पास होता है तो करंट से हीटिंग तो ऑब्वियस है होगी, लेकिन उस हीटिंग से टेम्परेचर इंक्रीज इनका होगा, जो फर्दर इनके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं करेगा, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज करेगा, जिससे ओम्स लॉ भी ओबे होता रहेगा और वी और आई का रिलेशन भी सही रहेगा। तो हमारे फिजिक्स लैब में आपने मीटर ब्रिज की वायर्स को देखा होगा, आपने पोटेंशियोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है उसके अंदर वायर्स लगी देखी होंगी आपने। उसके अलावा रियोस्टेट में या वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर, कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, उन सब के अंदर जो है वो वायर जो है वो सब अलॉयज का यूज करते हैं। रीजन सेम, क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। अगर हम बात करें सबसे बेस्ट में, तो यार सिल्वर और कॉपर है। चलो सिल्वर समझते हैं कॉस्ट की वजह से बहुत ज्यादा महंगी है, तो हम कॉपर यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। लेकिन हम कॉपर की बजाय अलॉय यूज करते हैं, हम ये प्रेफर करते हैं। रीजन इज दैट बिकॉज अगर कॉपर का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, अच्छा खासा करंट पास होगा, करंट से हीटिंग इफेक्ट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और मेटल्स में, कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होते ही रेजिस्टेंस बढ़ना लग जाएगा, उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वी और आई का रिलेशन
लीनियर नहीं रहेगा। दैट्स वाई वी प्रेफर अलॉयज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल के टाइम पे जनरली पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो दे रखा है कहाँ पर, वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर में। उसके अलावा मीटर ब्रिज की जो वायर है, मीटर ब्रिज की जो वायर है वो भी इससे बनी होती है। उसके अलावा पोटेंशियोमीटर, हालांकि इस साल कोर्स में नहीं है पोटेंशियोमीटर डिवाइस हमारा, लेकिन उसकी वायर भी, प्लस कार्बन रजिस्टर बोल ही रखा है रियोस्टेट में। ये सब वायर आपकी अलॉय से बनी होती है। ये बच्चे सेमीकंडक्टर की सारी कहानी ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये थोड़ा सा आपको इंसुलेटर की कहानी भी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा ऑलरेडी गिवन है आपको, देखो तो आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, लेकिन बाद में टेम्परेचर आपको केल्विन के अंदर दे दिया, कोई बात नहीं। 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस 1 ओम है, और आपसे बोला भाई वो रेजिस्टेंस बता, वो टेम्परेचर बताओ जब रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। अरे वाह, आप कुछ ऐसा समझो 300 केल्विन टेम्परेचर था तब रेजिस्टेंस 1 ओम था। अब हमसे टेम्परेचर पूछा भाई जिस पे रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाए, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यार ये तो क्या करो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप या तो अल्फा कैलकुलेट कर लो पहले, या फिर आप अल्फा जो है वो सब्स्टिट्यूट करवा लो। मींस आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो अल्फा को। तो क्या मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे क्या होती है, रेफरेंस मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, हम कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला रहता है। अब आपका जो टेम्परेचर है सबसे पहले वो देखें यार, हमें यहाँ पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है लेकिन यहाँ पर केल्विन दे रखा है, तो इसको पहले टेम्परेचर को चेंज करते हैं इसके अंदर हमारे डिग्री सेल्सियस में। हाँ लास्ट में आंसर केल्विन में ही देना पड़ेगा, लेकिन इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं। तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 273 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको। अब हमारा पहला रेजिस्टेंस है 1 ओम, उस केस पे इनिशियल मान लीजिए मैं 0 केल्विन पे मान लेता हूँ, 0 केल्विन कुछ रेजिस्टेंस दे नहीं रखा, तो क्या मैं उस रेजिस्टेंस को आर नोट लिख लेता हूँ और ये 0 केल्विन पे लिख लेता हूँ। केल्विन की लिखने की जरूरत नहीं, डिग्री सेल्सियस में लिख लेता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लेट अस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आर नोट है, हालांकि आर नोट की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर नोट 1 प्लस अल्फा टी, चेंज इन टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर क्या होगा 27 माइनस 0, 27 माइनस 0। ओके, अब निकालता हूं 2 वाले पे, तो रेजिस्टेंस हो गया 2, इनिशियल आर नोट, रेफरेंस आर नोट को लेके चलना, ध्यान रखना किसी एक को रेफरेंस लेके चलो। आर नोट 1 प्लस अल्फा वही सेम रहेगा। अब क्या है टेम्परेचर हमें नहीं पता, लेटर से ये टी है, माइनस रेफरेंस है हमारा 0। तो अब इन दोनों को कर देता हूँ डिवाइड, क्योंकि यहां से आर नोट कैंसिल हुआ, 1/2 इज इक्वल्स टू या 1 प्लस 27 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस टी अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस टी अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस 54 अल्फा। तो ये इधर आप देखें अल्फा ले जाएंगे कॉमन में, तो टी माइनस 54 अल्फा कॉमन इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल, अल्फा की वैल्यू भाई गिवन है भाई, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं भाई। सो टी माइनस 54 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, सो 1 बाई 0.00125। भाई इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, जब पूरे को सोल्व करोगे तो बेटा टी आपका आ जाएगा, कुल मिला के मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 1127 केल्विन। तो ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस लेवल लेना पड़ा था, तो रेफरेंस लेवल मैंने लिया था आर नोट, और वो किस पे था 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया था। तो मैंने मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस जो है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस आर नोट था, क्योंकि उससे कंपेयर करना इजी हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 बनाया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। चेक करें, ठीक है भाई यही आंसर आएगा, हालांकि मुझे पता था पहले आंसर। ओके, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, टेक्स्ट बुक का है, बहुत इजी है, इसको भी चलिए करते हैं सोल्व। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले पे। तो क्वेश्चन को बड़े जरा थोड़ा सा दे रखा है कि एक टोस्टर है जो नाइक्रोम वायर से बना है, अलॉय से बना है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट है उससे बना हुआ, इसमें नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास होता है, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज फाउंड टू बी, अच्छा 27 डिग्री रूम टेम्परेचर दे रखा है, इस पे इसका रेजिस्टेंस है 75.3 ओम। ओके, व्हेन टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, मतलब जब हम 230 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो करंट उसमें एक फिक्स वैल्यू पे आ जाता है, और कुछ देर बाद करंट की वैल्यू हो जाती है 2.68। तो भाई इन दोनों को डिवाइड करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, ये वोल्टेज दे दिया, ये करंट दे दिया, ठीक है। और हमसे बोला भाई ये किस टेम्परेचर पे स्टडी करंट हुआ, देखो 27 डिग्री पे इतना ओम रेजिस्टेंस है, और लेटर से कोई टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उस पे
जो रेजिस्टेंस है वो वी बाई आई से निकाल लेते हैं। वी बाई कितना है 230 डिवाइड बाई 2.68, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 85.8 ओम। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या दिया, 27 डिग्री पे रेजिस्टेंस तो 75.3 है, पर कितने डिग्री सेल्सियस पे 85.8 हो जाएगा। अल्फा क्वेश्चन में लास्ट में आप देखो तो गिवन है आपको क्वेश्चन में, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आपको पता है। हम कोई एक इनिशियल लेवल ले लेते हैं, रेफरेंस लेवल। तो क्या मैं लिखूं, देखिए रेजिस्टेंस है 75.3, बिल्कुल ये कब होगा, लेटर से इनिशियल आर नोट है 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू लास्ट में पुट कर देना, इनटू 27 पे ना, 27 माइनस इनिशियल में 0 लेके चल रहा हूँ, ये 0 पे है, डिवाइड बाय, अब मैं ले लेता हूँ 85 वाला, तो 85.8 इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर टी इनिशियल है 0। भाई इसको इक्वेशन को कर लीजिए सोल्व, ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा रीशफल करें, इसको सोल्व करें, अल्फा की वैल्यू पुट करें, तो वी विल गेट टी इज इक्वल्स टू 847 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला एक वायर है प्लेटिनम की, आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस, आइस पॉइंट कौन सा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 5 ओम। अच्छा स्टीम पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 5.23 ओम। और तीसरा बोला भाई हमने उसको किसी हॉट बाथ में इंसर्ट किया, उसका नहीं पता मुझे, लेटर से वो T डिग्री सेल्सियस है, और उस पर रेजिस्टेंस दे दिया क्वेश्चन में 5.795। अल्फा क्वेश्चन में नहीं गिवन, और ये टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में बताना है। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो आपको ये शायद एक फॉर्मूला पता है। हालांकि देखो इसमें रेफरेंस पॉइंट का दे ही रखा है 0 ओम, आपको ये भी पता है, देखो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर, कुछ ऐसा फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, इसका यूज कर सकते हैं। देखिए हम पहले इन दोनों का चेंज देख लेते हैं, जीरो के रेफरेंस के साथ ही कंपेयर करते हैं दोनों। तो लेटर से फाइनल का मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T माइनस रेजिस्टेंस एट 0, तो क्या ये रेजिस्टेंस एट 0 इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज क्या होगा T माइनस 0 होगा, ओके। अच्छा इसी तरह से एक 100 का दे रखा है, रेजिस्टेंस एट 100 माइनस रेजिस्टेंस एट 0 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट 0 इंटू अल्फा इंटू रेजिस्टेंस एट 100 माइनस 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो इससे होगा क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा का मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, है ना। अब आर टी मुझे रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कितना 5.795, आर नोट 5 गिवन है, आर 100 5.23 गिवन है, आर नोट 5 गिवन है, टी मुझे नहीं पता, 100 मुझे कैलकुलेट 100 मुझे पता है, तो क्या यहाँ से टी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, टी हमारा आता है 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो इक्वेशंस यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। चलिए ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और है, हम इस तरह का प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपसे बोला रेजिस्टेंस कंडक्टर का 5 ओम है 50 डिग्री पे, टेम्परेचर गिवन है 7 ओम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो मीन टेम्परेचर बताओ जब रेजिस्टेंस देन सॉरी मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा आपसे पूछ लिया भाई, सिंपल क्वेश्चन में अल्फा निकालना है और कोई ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं यार। अल्फा तो आपको पता है रेजिस्टेंस का चेंज डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो बाद वाला है आपका 7 माइनस 5 डिवाइड बाय 500 माइनस 50, लगाओ हमारा आंसर आ गया, क्या आएगा 0.008 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं प्रैक्टिस, देख लीजिए आंसर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, जो रेजिस्टेंस और करंट से रिलेटेड है। जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर का इंक्लूडिंग ग्रेफाइट कार्बन इंसुलेटर का इलेक्ट्रोलाइट्स का सबका नेगेटिव होता है, हो चुका है डिस्कस। हीटिंग एलिमेंट हम जनरली यूज करते हैं हीटर में, गीजर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, क्योंकि वो टेम्परेचर करंट आने से टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं अपना और हमें हीट चाहिए होती है, ठीक है। वो सब जनरली नाइक्रोम से बने होते हैं। नाइक्रोम से क्यों बने होते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, जल्दी से मेल्ट नहीं होते, हवा के साथ रिएक्ट नहीं करते और एक हाई टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं काफी देर तक। बट अगर फ्यूज वायर की बात करें, फ्यूज वायर क्या है, एक प्रोटेक्टिव वायर होती है जनरली जो सीरीज में कनेक्ट होती है हमारे घर में एक्सेसिव करंट को बचाने के लिए।
ये टिन और लेड का बना एक अलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। हाँ, रेजिस्टिविटी हाई है। रेजिस्टिविटी हाई का मतलब अगर एक तुम्हारे पास कॉपर की वायर है ये, और उतनी ही तुम्हारे पास क्या है, एक फ्यूज वायर है, तो पक्का फ्यूज वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। हमेशा सीरीज में लगती है, जैसे ही एक्स्ट्रा करंट आता है तो ये मेल्ट हो जाता है और आगे फर्दर सर्किट में करंट नहीं जाता, वो सेफली हम बच जाते हैं या हमारे घर के अप्लायंस बच जाते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, अब रेजिस्टेंस बॉक्स आपने लैब में देखा होगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, उसके अंदर जो वायर होती है जनरली अलॉय से बनी होती है, मैग्नीन या कांस्टेंट या नाइक्रोम की। रीजन तुम्हें पता है, अल्फा जो होता है इनका बहुत थोड़ा होता है, प्लस का होता है, तो तुम्हें पता है थोड़ा होने का मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत कम होती है। वहीं बल्ब के फिलामेंट की बात करें, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। रीजन क्योंकि बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, 3300 केल्विन, इतना ज्यादा टेम्परेचर करोगे तब जाके ये मेल्ट होगा कहीं, और इतना हमें मिलता नहीं है, ठीक है। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से लाइट एमिट करता है, कितना, लगभग 2400 केल्विन पे ये लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देता है। बल्ब में गैस भरी होती है, जनरली इनर्ट गैस होती है, आर्गन। रीजन ताकि अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन रह सके, अंदर का प्रेशर भी मेंटेन रह सके। कनेक्शन वायर जो सिंपल वायर्स होती हैं वो कॉपर की ही बनी होती है क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। कनेक्शन वायर मीन सिंपल, आपने देखा होगा हम जब मीटर बेज या अदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सर्किट्स को जोड़ने के लिए सिंपल एक वायर यूज करते हैं जिसपे व्हाइट कलर का थ्रेड लगा रहता है, वो आपकी कॉपर की होती है जनरली। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में हो तो क्या होगा। हालांकि पैरेलल सीरीज हम सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि डेरिवेशंस और क्वेश्चन इसके हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है पैरेलल सीरीज का। हाँ, क्वेश्चन में कुछ जगह यूज हो जाता है इसलिए फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, और बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो चैप्टर के हम खत्म करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।